Good evening, everybody. So today is the last lecture of this small program. So I want everybody to join and then we will start, okay? Hello, Pintu, good evening. Good evening, Pintu. Am I audible? Yes, sir. Okay. Pintu, अपना वीडियो ऑन कर लो. ठीक है सर. So कैसा लगा पिंटू ये प्रोग्राम करके? प्रोग्राम तो सर अच्छा लगा. समझ में आया? जो मतलब जो हमने बोला था, जो सिखाएंगे वो कंप्लीट हुआ इस प्रोग्राम में? यस सर, कंप्लीट हुआ. ओके. सो अभी ऑटोमेशन के बारे में कैसा है, मतलब आपका आइडिया वगैरह कैसा बिल्डअप हुआ इस प्रोग्राम के दौरान? आइडिया तो सर अच्छा बिल्डअप हुआ जो है, पहले पता नहीं था ये सब जो है प्रोसेस कैसे काम करता है क्या नहीं. ओके. सो आप अगर ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन को रेटिंग दोगे तो कितना रेटिंग मिल सकता है हमको 5 स्टार में से? 5 स्टार में सर मैं तो 5 दूंगा. ओके, थैंक यू. वेलकम रिजवान, गुड इवनिंग. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. रिजवान अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज. Give me just a minute, sir. या. सो आज क्या करेंगे? लोग आ जाए नहीं, बाकी लोग देखते हैं. सुदीप जी कुछ मैसेज कर रहे हैं. बेसिक्स ऑफ HMI. HMI क्या होता है पिंटू, पता है? व्हाट इज HMI? व्हाट इज SCADA? इसमें ह्यूमन मशीन इंटरफेस. SCADA क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन. हाँ, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन. वेरी गुड. अच्छा, आप लोगों का कल ये आज का लेसन के बाद, आज तो खत्म हो जाएगा, कल आपका टेस्ट सीरीज आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक टेस्ट देना है ऑनलाइन. आपको बैच में जाना होगा. हमारे ऐप में ही बैच में जाके आपको एक टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है. उसमें जो परफॉर्मेंस होगा उसी के बेसिस पे आपको लेवल वाइज सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है? जैसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसमें लेवल मेंशन रहेगा कि कौन से ग्रेड में आप हो अभी. जैसे A++, A+, A, B++, B+ तक है.
सो जो 50% से ऊपर होंगे उनको B+ मिलेगा, 60% से ऊपर होने से B++ मिलेगा, 70 से ऊपर होने से A मिलेगा, 80 से ऊपर A+ एंड 90 से ऊपर होने से A++। तो ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसके बाद आप फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हो। मानो इस बार आपका एग्जाम सही नहीं गया, ठीक है, सो आप आफ्टर 15 डेज आप फिर से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम्स, और ताकि आपका ग्रेड, अगर आपको बढ़ाना है कि नहीं मुझको और थोड़ा बेटर सर्टिफिकेट चाहिए था, देन आफ्टर 15 डेज आप फिर से एक बार टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस बिलो 50% होता है तो आपको कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा, आपको 15 डेज के बाद थोड़ा प्रिपेयर करके फिर से एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, एंड अबव 50% से ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। सो 3 बार आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 बार में से जो बेटर लगेगा आपको उसी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो कल या परसों आपका टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन में आ जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और रिजवान बताइए कैसा रहा ये सेशन हमारे साथ? म्यूट अनम्यूट करिए प्लीज। जी सर। हाँ मैं तो पहले से ही कहता था आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, मगर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्या सर, मुझे पीएलसी में दिस माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे कुछ कुछ बात समझ में नहीं आया। हाँ, तो मैं हर वक्त लिखता रहता था, जो इस वक्त भी मैं लिखता रहता था सर, हर वक्त कुछ ना कुछ लिखता रहता था। बट ओवरऑल सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में मैं ऐसा सर्विस ऑनलाइन में पा सकता था। ओके, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत अच्छा लगा ये सुन के। देखो ये आपका फर्स्ट पीएलसी प्रोग्राम है और आप नए हो पीएलसी में, ठीक है, तो हर एक चीज जो इतना छोटा कोर्स में हर एक चीज समझाना शायद से पॉसिबल नहीं है, कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है जो आप, मैं बोल रहा हूँ आप पकड़ नहीं पा रहे हो। वो चीज कब दूर होता है, जब आप लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करते हो जिसमें हम लोग कई सारे एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हम मानो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, अगर बोटलिंग प्लांट का कोई एक लॉजिक लेते हैं, अगर हम किसी कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं उसका पूरा लॉजिक लेते हैं, तब जाके वो और बेटर होता है। पीयूष वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। पीयूष अपना वीडियो ऑन कर लो आज। या आज सबसे बात करते हैं और सामने बैठ के बात करने में थोड़ा मजा आता है, नहीं? ओके। तो ये बोल रहा था मैं कि ये जो प्रोग्राम था ये काफी छोटा प्रोग्राम था, पर 15 आवर्स में, और मैंने कोशिश की कि मैं जितना बेटर आप लोगों को समझा सकूं, तो सारा चीज दिया हुआ है, आप लोग रिपीटेड वीडियोस देख सकते हो और उसी से अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं, उससे ज्यादा मतलब इस लेवल पे नहीं है। उसके बाद एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमको और भी बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे, जैसे आपको टाइमर समझना पड़ेगा, काउंटर समझना है, लैच अनलैच समझना है, आपको जंप फंक्शन समझना है, और उसके बाद आपको एनालॉग कंट्रोल समझना है। ये अभी तक हमने जो भी किया वो सारे डिजिटल कंट्रोल थे, है ना, सिर्फ ऑन ऑफ कर रहे थे कि ये दिया तो वो ऑन हो गया, वो दिए तो वो ऑन हो गया, और वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कर पाए इस सेशन में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग नेक्स्ट जो भी करिकुलम है, नेक्स्ट प्रोग्राम हो, लॉन्ग टर्म कुछ प्रोग्राम अटेंड करिए हमारा, तो एकदम से सारा चीज अगर एकदम बढ़िया से क्लियर करना है ना, तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि हम चीजें बहुत सारी सीखेंगे, इसलिए कि हम लोग बहुत सारी बातें कर पाएंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस कर पाएंगे, एग्जाम्पल्स ले सकेंगे, ठीक है। जितना एग्जाम्पल्स करेंगे उतना बेटर आइडिया बिल्डअप होगा लॉजिक के ऊपर। और सिर्फ लॉजिक समझने से नहीं होता है एग्जैक्टली। क्या है कि आपको जब तक फील्ड इंस्ट्रूमेंट का
एग्जैक्ट आइडिया ना हो, तब तक आप सिर्फ लॉजिक लिख के बिना आप पूरा का पूरा ऑटोमेशन नहीं समझ सकते हो। ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो सेक्टर है उसका जो जॉब रोल है, यहाँ पे सब लोग जॉब मेनली तो वही है ना, शौक के लिए कोई नहीं सीख रहा है, हर कोई अपना कैरियर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ही देख रहा है, उसी के हिसाब से सोच रहा है। सुदीप जी, गुड इवनिंग। Good evening. Sorry, I joined a little late. Sorry. Yeah, not an issue. Can you please put on your video camera? Oh, I'm having some difficulty in switching on my camera. I've been trying from the very first day. I'll try once again. I'll just. Yeah, okay. If it's possible, then Yes, it will be sure, better. sure. I'll do that. Yeah. So मैं ये कह रहा था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्कोप को समझते हैं सबसे बढ़िया से, कि हमको जॉब के लिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या क्या स्कोप है, ठीक है। सो एक तो है, जैसे हमारे सुदीप जी है, वो सेल्स में है, काफी एक्सपीरियंस है और शायद से 15 साल से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है उनके पर्सपेक्टिव से कि क्या है कि मार्केटिंग एंड सेल्स, तो वहां पे क्या है, आपको सिर्फ चीजें जानना है, कि आपको आइडिया होना है कि कौन सा बेटर है। जैसे सुदीप जी बहुत जोर दे रहे थे मुझको कि कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ बात करें, बट कम्युनिकेशन इज रियली ए बिग चैप्टर टू बी कवर्ड इन दिस, तो उसके लिए मैं बाद में कुछ कभी बात करूंगा सुदीप जी से। तो जैसे कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है कि मॉडबस प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो आपको ये जानना है कि कौन से प्रोटोकॉल में क्या फीचर्स है। सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी RS-232 होता है, RS-485 होता है, इथरनेट केबल होता है, तो ये अलग अलग बहुत सारे कम्युनिकेशन। थैंक यू सुदीप जी, देख अच्छा लगा। Welcome. या सो मैं यही बोल रहा था कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं कि मानो RS-232 एक रेंज पे 15 मीटर के रेंज के लिए सही है, 485 लगाएंगे तो वो थोड़ा डिस्टेंस अगर है तो ठीक है, इथरनेट केबल हर जगह पे, फाइबर ऑप्टिक लगाएंगे और बेटर होगा, कॉस्टली होगा। तो अगर मार्केटिंग सेल्स के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं चीजों को, तो हमको सिर्फ हर एक चीज का, प्रोसेसर का नॉलेज, प्रोटोकॉल्स का नॉलेज, फीचर्स का नॉलेज, वो नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रदर देन कि आपको लॉजिक लिखना है, ये फलाना दिखाना, उसमें इतना ज्यादा ये नहीं है, भास्ट है। बट एज ए इंजीनियर अगर हम बात करते हैं कि नहीं, हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अपना कैरियर देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के जॉब रोल है। एक तो प्योर ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज, प्योर ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज जैसे हो गए आपके एलन ब्रैडली, हनीवेल, एबीबी, सीमेंस, तो ये सब क्या है, ये सब ऑटोमेशन कंपनीज है। उनका खुद का पीएलसी आता है, डीसीएस आता है, और वो लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, डिफरेंट अलग अलग साइट्स रहते हैं इनके। तो इनको क्या चाहिए, इनको प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, डिजाइन इंजीनियर चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना एक जॉब रोल सिलेक्ट कर सकते हो। सीमेंस, एबीबी, हनीवेल, ये सब बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, नाम से ही अच्छा लगता है कि नहीं मैं सीमेंस का इंजीनियर हूँ। बट अगर आप सर्विस इंजीनियर, ऑटोमेशन सर्विस इंजीनियर का जॉब रोल देते हो, तो इसमें क्या है फीचर्स, इसमें पैसा अच्छा होता है, आपको काम करके भी मजा आएगा, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, प्रोजेक्ट में काम करना होता है, टाइम पे कंप्लीशन होता है, आपका प्रोग्रामिंग वगैरह रहता है, और मेनली साइट विजिट्स रहते हैं कि अलग अलग साइट्स पे आपको जाने होते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, कभी इस साइट पे 3 महीना, कभी उस साइट पे 3 महीना, फिर ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ कि दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, फिर आपको मूव करना है। तो ये सब ट्रेवलिंग जॉब होते हैं, आप उसमें देख सकते हैं कैरियर को, ठीक है। दूसरा होता है जो सबसे सेटल्ड और अच्छा, मुझको जो अच्छा लगता है, मतलब मेरे हिसाब से, वो होता है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी अगर प्रोसेस इंडस्ट्री है, तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से सबसे पहले आप पकड़ लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए हो गया, और ऑपरेशन के लिए हो गया। तो दोनों केस में आपका मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए कि ऑपरेशन के लिए चाहिए, ये O&M टीम हो गया, और दूसरा हो गया आपका मैकेनिकल, प्योर मैकेनिकल मेंटेनेंस। दूसरा जो डिपार्टमेंट आएगा इंपॉर्टेंट, वो है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो क्या हैंडल करेंगे, इलेक्ट्रिकल सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हैंडल करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तीसरा कैटेगरी हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का, और इसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन।
ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिलेंगे आपको जो मिड लेवल के इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं बोल के सीधा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बना देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों को मार्ज कर देते हैं हम लोग। सो जो इलेक्ट्रिकल का लड़का है उसको इंस्ट्रूमेंटेशन भी आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का लड़का है उसको इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए। सो ओवरऑल मुझको तो सबसे अच्छा लगता है कि भाई किसी प्लांट में अगर मैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैं एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो मुझको वो ज्यादा बेटर लगता है, कि अच्छा लगता है मुझको कि वो सेटल्ड जॉब होता है और उसमें ग्रोथ भी सही ढंग से होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्योर ऑटोमेशन जॉब रोल में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करने मिलेंगे, ये अपना अपना चॉइस होता है और सबका अपना अपना स्किल होता है कि कहाँ पे कौन कैसे आगे जाता है ना। अब कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपको काम करना है और अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या क्या जानना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिकल का बेसिक आइडिया पूरा रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर इंटरलॉक्स के बारे में, कॉन्टेक्टर रिलेज के बारे में, आपका ब्रेकर्स के बारे में, पीसीसी एमसीसी के बारे में, वो सारा चीज जब जानेंगे तब जाके आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होते हैं, क्या क्या टाइप के ड्राइंग होते हैं, एसएलडी बोलिए या फिर लेटर ड्राइंग बोलिए या फिर आप P2P ड्राइंग बोलिए। तो वो जब ड्राइंग पढ़ना आप जान जाएंगे, सीख जाएंगे कि ड्राइंग से पैनल कि पैनल जो बना हुआ है उसमें देखेंगे बहुत सारे केबल्स है और उसमें छोटे छोटे कुछ नंबर्स लगे हुए हैं, तो ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ड्राइंग के साथ कैसे मैच करा सकते हो, क्योंकि हाँ फेरुल नंबर्स। तो मेन बात वो होता है कि ड्राइंग पढ़ना और ड्राइंग से पैनल को मैच कराना, है ना। इंजीनियरिंग कैटेगरी में डिजाइन के अलग सेक्शन होते हैं कि जो डिजाइनिंग काम कर रहे हैं, और एक पार्ट होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग ऑपरेशन इंजीनियर्स होते हैं जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो फील्ड में काम करते हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। हमारे ऊपर क्या प्रेशर होता है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग का, कि अचानक से आपका रनिंग प्लांट बंद हो गया है, टरबाइन चल रहा है, टरबाइन बंद हो गया, बॉयलर का कोई एक इक्विपमेंट बंद हो गया, तो आपको मिनिमम डाउन टाइम में आपको वो मशीन को फिर से ठीक करना है या फिर फॉल्ट को फाइंड करना है, ट्रबल शूट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग। कब कर सकते हैं, जब मुझको पूरा का पूरा प्रोसेस का एक बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, तब जाके फॉल्ट फाइंडिंग इजी होता है। स्टेप वाइज आपको देखना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ से है। मानिए ऑटोमेशन का जब हम कर रहे हैं, तो इसमें पकड़ लीजिए एक मोटर है, वो मोटर चल रहा था, अभी अभी चल रहा था और अचानक से बंद हो गया। अब इसका अगर हमको फॉल्ट फाइंडिंग करना है कि मोटर कैसे बंद हो गया, तो मुझको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, क्या मोटर के पास में दौड़ के पहुंचूं, वहां पे जाके क्या देखूंगा मैं कि मोटर में देखने लायक क्या है, या फिर मैं इलेक्ट्रिकल पैनल में जाऊं, या फिर मैं अपने सिस्टम के सामने बैठ जाऊं जहां पे स्काडा है या फिर HMI। तो ये डिपेंड करता है कि आप फॉल्ट फाइंडिंग स्ट्रेटेजी क्या लगाते हो। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा, वो सबसे पहले वो दौड़ेगा कहाँ पे, अपने पैनल में, और जाके सबसे पहले वो क्या देखेगा, अगर मोटर है तो वो देखेगा ओवरलोड रिले क्या है, रिले का पोजीशन जी। तो सबसे पहले मोटर में तो सबसे पहले ध्यान में यही आता है कि भाई ओवरलोड हो गया क्या। अब अगर इंस्ट्रूमेंट का लड़का है तो वो बैठेगा अपने कंप्यूटर पे जहाँ पे स्काडा सिस्टम लगा होगा या HMI लगा होगा, जहाँ पे उसको अगर ट्रिप करेगा तो अलार्म दिखेगा। तो ये अलार्म जो दिखेगा, वो अलार्म हमने सेट कैसे किया, कि फील्ड में हमने क्या ऐसा लगाया और फील्ड से हमने कंप्यूटर तक क्या ऐसा कनेक्शन कर दिया कि यहाँ पे वहां पे ट्रिप करने से यहाँ पे मुझको अलार्म दिख रहा है, और उस चीज को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो वो सारा चीज अगर आप सिस्टमेटिकली समझते हैं, तब जाके आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। हाँ भाई यहाँ पे ट्रिपिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ, तो ओवरलोड रिले को रिसेट कर दो, फिर से एक बार। अब ओवरलोड हुआ क्यों, ऐसे ही तो ओवरलोड नहीं हो सकता है ना, कि ओवरलोड होने का कारण क्या क्या है, वो कारण आपके जहन में रहना चाहिए। आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ कि मेरा करियर का जो ब्रेक था ना, वो ब्रेक मुझको इसी ओवरलोड रिले के चक्कर में ही मिला। मतलब मैं 5 साल 5 इयर्स तक मैं जो काम कर रहा था, मेरा सैलरी 18,000 के ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है, 18,000 रुपया मिला 5 साल तक।
और उसके बाद क्या हुआ, मेरे बगल वाले प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड दे वर नॉट एबल टू सॉल्व इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स के ऊपर हो गया। फिर रात को मेरे पास कॉल आया और मैं गया वहां पे और लॉजिक खोला, लॉजिक देखा तो ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, वही एक Setting. छोटा सा हाँ Setting. रिले का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, सिंगल फेजिंग हो रहा था और उनके पकड़ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं गया बैठा और मैंने लॉजिक खोल के देखा, अच्छा ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था उसी ने सॉल्व किया, मुझको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने क्या किया, वो जो लॉजिक खोला वहां पे देखा, उसको एनालाइज किया और पॉइंट आउट किया कि इस वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तुरंत उसके दिमाग में आया, अच्छा चलो इसका सेटिंग बढ़ाते हैं तो शायद से हो जाएगा, सॉल्व हो गया। अब देखिए छोटा सा प्रॉब्लम था और अगले ही दिन उनके एमडी का मेरे पास फोन आया कि भाई एक काम करो, आप हमारे पास आ जाओ, सैलरी कितना लोगे। एंड माई सैलरी वाज 18,000। आज सुनेंगे तो बोलेंगे कितना ये है। मैंने सीधा उनसे डिमांड किया कि सर मेरे को 60,000 रुपया मिलेगा, 60,000 रुपीज, तो मैं आ जाऊंगा। और बगल वाला ही प्लांट था। अब 18,000 का आदमी 60,000 रुपीज मांग रहा है, लेकिन वो नेगोशिएट किए एंड दे वर रेडी टू गिव मी 50,000 इन हैंड। तो 5 साल लगे। लोगों को लगा कि एक रात में मेरे को 50,000 मिल गया, नहीं, एक रात में नहीं मिला। मैंने अपना जिंदगी का 5 साल मैंने पूरा का पूरा उसी प्लांट में दिया और सारे काम सीखे। जब मैं उतना हो गया कि नहीं अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो उसको मैं डील कर सकता हूँ, तब जाके मेरा वैल्यू बढ़ा और कंपनी वाज रेडी टू गिव ऑफर मी 50,000 प्लस सैलरी। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है, बहुत सारे इंजीनियर्स को, जैसे आज रिजवान नया नया शुरू कर रहा है करियर या फिर जो भी है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है ना कि यार सैलरी बड़ा कम है तो कोर इंडस्ट्री में जाना बहुत बेकार हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। कोर इंडस्ट्री में आपको शुरुआत में सैलरी कम ही मिलेगी, कोई भी आपको ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जब तक आप वो स्किल आप एक्वायर नहीं करते हो, कहीं से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना। डेजी गुड इवनिंग, डेजी गुड इवनिंग। चलिए, सो मैं ये बोल रहा था कि जब तक आपको वो सारे स्किल्स, वो सारे नॉलेज आप एक्वायर नहीं कर पाते हो, तब तक आपका वैल्यू नहीं बनता है मार्केट में। तो कोशिश करो कि आपको नॉलेज के ऊपर ही ज्यादा फोकस हो रदर देन पैसा। पैसा आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। अगर आप पक्के खिलाड़ी बन सकते हो टेक्निकल पे तो पैसा देना ही देना है। कौन सा ऐसा कंपनी होगा जो अपना अच्छा खिलाड़ी को छोड़ना चाहेगा, है ना। सो फोकस वहां पर रहे कि जितना ज्यादा हो सके मैं नॉलेज को एक्वायर कर सकूं। मैं जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं होता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट का हूं तो मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही देखूंगा। प्लांट में ऐसा भी नहीं होता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट, आज के डेट पे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का लेक्चर लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रेनिंग देता हूँ, ऑटोमेशन का ट्रेनिंग देता हूँ, टरबाइन का ट्रेनिंग देता हूँ, बॉयलर का देता हूँ, मैकेनिकल का देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा बहुत समझ में आता है और लेक्चर भी लेता हूँ। तो अगर आप ओवरऑल अगर सोच सकते हो ना, ओवरऑल चीजों को अगर इंजीनियरिंग को देख सकते हो, तब जाके एक अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकते हो, मैं बोलूंगा। ऑटोमेशन लाइन पे आपको सेंसर्स, सारे इनपुट डिवाइसेस, सारे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स, उनका कैलिब्रेशन, उनका इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजों के ऊपर एक बेसिक और बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि आप हर एक चीज को एक बार हाथ से करोगे तब जाके आप सीखोगे, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और जहां पे जितना नॉलेज मिले, ज्ञान हर जगह बट रहा होता है ना, एक्वायर करते रहना चाहिए, तब जाके बढ़िया एक करियर मिलता है। लोग फंसे हुए होते हैं, मेरी बात को बहुत बढ़िया से समझना कि लोग कहाँ पे फंसे होते हैं कि जो आसपास में होता रहता है ना, एवरी डे कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, या तो वो बहुत खुशी देती है या फिर बहुत बड़ा दुख देता है, और इन दोनों के चक्कर में ही हम फंस जाते हैं और हमको जहाँ पे फोकस करना होता है वहां पे हम लोग फोकस नहीं कर रख सकते हैं। हर रोज हमारा डाइवर्शन होता है।
तो ब्रेन को ऐसे ट्रेन करो कि आपका ब्रेन जो है वो अपने पटरी से ना डाइवर्ट हो और फोकस्ड रहे कहाँ पे, भाई मेरे को ये चीजें सीखनी है, मुझको जानना है कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं और अगर हमारा नसीब इतना अच्छा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतना काम करके गए हैं कि हम लोग यहाँ से शुरू कर पा रहे हैं। एक बार सोचो कि अगर हम लोग 150-200 साल पहले आते इस दुनिया में, जब लाइट भी नहीं थी, तो अंधेरे में अगर मोमबत्ती जला के बैठना होता तो क्या हालत होता हमारा, है ना। सो वी आर वेरी मच लकी पीपल कि यहाँ पे बैठ के, मैं बांग्लादेश से भी, रिजवान है वो मुझको देख पा रहा है, मैं बात कर पा रहा हूँ, सुदीप जी कहीं पे बैठे हुए हैं, पूरा दिन काम करके आए हैं, फिर भी आके बैठ के कुछ ना कुछ ये कर पा रहे हैं ना पीयूष। तो सब लोग कैसे दूर बैठ के भी हम कितना पास पास बात कर पा रहे हैं। सो वी आर रियली लकी एनफ। तो हमको किसी को ब्लेम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि भाई इस नेचर ने और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको कितना बढ़िया गिफ्ट देके गए हैं कि इतना तो आगे लेके आ चुके हैं, अब उससे आगे जाना हमारा काम। हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जितना अच्छा चीज है वो सारा चीज एक्वायर करना है, जितना बुरा चीज है उसको निकालते जाना है ना। सुदीप जी कुछ बोलिए आज। Absolutely, absolutely. नहीं, इनफैक्ट आई वाज एट जमशेदपुर फॉर द लास्ट 3-4 days एंड आपने जो शेयर कर रहे थे, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि आई हैव एक्चुअली मेरा करियर का काफी सारे हिस्सा स्नाइडर इलेक्ट्रिक में भी था, बट इन द स्नाइडर इलेक्ट्रिक आई वाज मेजरली इनटू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोटर कंट्रोल. I was, traditionally speaking, I was a switchgear marketing person. तो मैं एकदम एंट्री लेवल से रीजनल हेड पोजीशन तक गया था, बट ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वाज अ सेपरेट वर्टिकल. So I could only pick up bits and pieces of it, but today after going to Tata Steel, I could make out that I need to have that knowledge, नहीं तो otherwise वो हमको वहाँ से उखाड़ के फेंक देगा सीधा. Very difficult to face those because they are very talented people. And you have to speak their language. जी, आपको वो टेक्निकल जो बाइट्स है उसको पकड़ना और उसके डिफरेंसेस को समझना चाहिए. Yes, yes, oh yes. Exactly. And आज मेरे पास में शायद product knowledge है in terms of what an electrical engineer should have. Maybe I have knowledge of switchboards also, switchboards and control panel. ठीक है, 33 kV तक switchboard तो handle किया हूँ. PCC, MCC as per the latest IEC 6149 standard, and VCB panels up to 33 kV. But if you talk about the industrial automation basket, मैं drive थोड़ा बहुत सीखा हूँ, PLC बड़े ही elementary level में थोड़ा बहुत knowledge है, but बाकी तो I just need to polish it because people simply say कि मेरे पास G Fanuc है, can you upgrade it with your brand? I have existing Siemens N7 or S5. Can you provide a solution? I'm having a problem. So basic upgradation packages like IO extension, simple package like IO extension से लेके कोई drive के साथ में networking establish करना, ये सब इतना सारे चीज सुनने को आता है, तो I can understand. आज nowadays all equipment are compatible with SCADA. कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल आप देखिए तो वो उसका स्कीम में रहेगा that equipment should be compatible with SCADA. Means SCADA means RIO input all PLC with SCADA. So automation तो जरूरत है, और लेकिन हाँ ये 15 hours में पिक करना बहुत ही टफ है. Definitely. You know, we are ready to extend and be in the journey with you. If you want this course to be continued, definitely. I am there to continue. मैं वही बोल रहा था सबको कि देखो 15 घंटा ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो नाम सुनने और सुनाने में चला जाता है ना. ये जो मेरा जो पूरा का पूरा पैकेज है, मैं जैसे आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं एक जॉब जिम बोल के एक प्रोग्राम चलाता हूँ. एंड व्हाई आई कॉल इट जॉब जिम, बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट यू नीड. कि मैंने अपना करियर जब शुरू किया था ना, तो मुझको लगा कि यार मुझको कोई अगर मुझको ये सारी चीजें सिखा देता, कहीं से अगर मुझको मिल जाता, क्योंकि देखिए गूगल आज के डेट पे अवेलेबल है, हमारे टाइम पे नहीं था. यूट्यूब आज के डेट पे अवेलेबल है, हमारे टाइम पे नहीं था. तो अगर आप खुद से चाहेंगे तो सारा चीज मिल जाएगा,
बेहतरीन फैकल्टीज मिलेंगे, बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, IITians मिल जाएंगे, जो सारे की सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक बंदा हूँ जो सारा चीज दे रहा है। बट दिक्कत कहाँ पे है कि सारा चीज आपको सिस्टेमेटिक और सही ढंग से समझाने वाला शायद से कम मिले, आपको Exactly. टुकड़ों में मिलेगा। आपको जो अगर स्पेशल मानिए आप आज अगर आपको उसमें कंफ्यूजन और बढ़ जाता है जी, तो सबसे पहले तो वो सिस्टेमेटिक हो और वो एकदम इजी लेवल पे हो ताकि हमको समझ में आए। और आई होप कि मैं इस 15 आवर्स के प्रोग्राम में आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा कि अगर मैं समझाता हूं तो मैं एकदम बेसिक लेवल पे और ये सोच के समझाता हूं कि अगला जो है, सामने वाला जो है, जो समझ रहा है या सुन रहा है, उसके दिमाग तक मेरा ये बातें पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और उसके लिए कई सारे मॉड्यूल से कोई बहुत सारे एक्सरसाइज सेट किए हुए हैं, जो एक्सरसाइज स्टेप वाइज अगर हम करते हैं तब जाके एक एक चीज क्लियर होता है, कहीं पे आप स्टक नहीं करेंगे। बट क्योंकि ये टाइम एक ऐसा चीज है जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, और जिसके चलते हमने क्या किया, आप लोगों को 15 केसेस एक ही साथ देना पड़ गया, और फिर आपने कितना प्रैक्टिस किया उसको देखने का भी टाइम नहीं मिला। अदरवाइज ऐसा होता कि हम पहला 5 टास्क देते, फिर उसको लेके डिस्कस करते, 2 दिन डिस्कस करते, 2 सेशन लगता उसमें, तो उतना टाइम हमको मिलता, तब जाके क्या होता कि हमको समझ में आता, अच्छा यहाँ से यहाँ तक, चलो ये क्लियर हो गया, फिर वहां से वहां तक। और अभी भी अगर आप केस 1 से लेके एक एक करके देखेंगे तो वेरिएशन में बार बार बोलता हूँ, इसको बहुत ही सोच के मैंने इस चीज को सजाया हुआ है कि आपके मन में जो कंफ्यूजन है ना वो एराइज हो। एक केस के बाद दूसरे केस में जब आप करेंगे तब जाके वहां पे वो कंफ्यूजन एराइज होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है कंफ्यूजन, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो गया, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा समझ में नहीं आया है। वहां पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए, सवाल आने चाहिए, ठीक है। सो यही सारी बातें हैं। और मुझको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि सुदीप जी जिस तरीके से सपोर्ट किए इस प्रोग्राम को, और आप ग्रुप में भी काफी एक्टिवली रिप्लाई भी करते हैं, तो थैंक यू फ्रॉम मी एंड माय टीम। It has to be mutually interactive, नहीं तो सक्सेसफुल कैसे बनेगा? जी 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 जी, Both sides have to communicate and interact. जी जी जी, So I tried to put in whatever little I could. जी मुझको बहुत अच्छा लगा आपका ये जो भी कंट्रीब्यूशन था हमारे तरफ, और अच्छा लगा कि आपको हमारा प्रोग्राम भी अच्छा लगा। चलिए पीयूष कुछ बोलेंगे इस बारे में? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं ऑलरेडी जी, मेरा भी सेम राय है। हाँ पीयूष कहाँ पे काम करते हो, क्या करते हो थोड़ा सा? मैं एज ए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। मैं 2007 बीटेक, तो एज ए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट मैं पीएमसी में काम करता हूँ। एट प्रेजेंट वर्किंग इन सार टेक्निकल और प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक। बेसिकली आई एम फ्रॉम वाटर सेक्टर। अच्छा। और लास्ट 10 years I'm working in water supply project as a PMC person, electrical expert. ओके। तो my major thing है इलेक्ट्रिकल। लेकिन आप ये जो बात हो रहा था कि बीच में अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई टॉपिक्स आए तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो जरूरत है, एकदम जरूरत है, मतलब करियर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और जब साइट कमीशनिंग होता है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों को एक साथ काम करना पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए। सो हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इससे कुछ फायदा हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, ये जो है स्टडी का जरूरत है, मतलब आज क्लास करके कल ही उसको लेना एक्चुअली। और एक इशू हो जा रहा है शायद, पता नहीं बाकी सबका क्या हो रहा है। 12-13 साल Sir, I think the camera is focused on my face, so camera थोड़ा ये करती है। He's speaking but स्क्रीन में से मेरा ही फोटो आ रहा है। नहीं, आई थिंक पीयूष का ही आ रहा है, मैंने तो पीयूष को इस फोटो में लिया। तो 12-13 साल पहले इंजीनियरिंग किया, तो अभी कोई भी थ्योरी फिर से बैठाने के लिए वो टाइम लग रहा है। नहीं पीयूष, मैं अगर आप मेरी बात मानो ना तो आप जॉब जिम ज्वाइन करो। जो आप बोले हो कि 12-13 साल पहले बीटेक किए हैं और नहीं सेट हो रहा है, तो इसी के चलते मैं बता दूं कि जो जॉब जिम में बार बार रिपीट करता हूं कि भाई एक बार जॉब जिम करके देखो, क्योंकि इसमें जो है ना
सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको वो लाइन बाय लाइन जैसे हमने थ्योरी पढ़ा था बीटेक में कि वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं। उसका जरूरत भी नहीं। आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि नेचर के ऊपर और मटेरियल्स के ऊपर कि मैटर क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, वहां से शुरू करते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, फिर चीजों को लेके कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे हमारा ऑटोमेशन क्यों 24 वोल्ट 4 to 20 मिली एम्पियर में आ रहा है, पावर सेक्टर में ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बात करते हैं। जब हम ओवरऑल सारी मशीन्स के बारे में एक साथ बात करते हैं ना और रियल टाइम प्रोजेक्ट लेके बात करते हैं, तब जाके हमको समझ में आता अच्छा तो ये चीज तो था, ये तो पढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमने नहीं पढ़ा है या फिर हमारे बुक्स में नहीं है। एवरीथिंग इज देयर इन बुक्स, और बुक्स से ज्यादा तो कोई कुछ जानता भी नहीं होगा आज के डेट में। गूगल में है, यूट्यूब में है, बुक्स में है, नहीं है तो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है। और दिमाग में बैठाने के लिए उस चीज को अगर सिस्टमेटिक ढंग से बैठाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और रेगुलर डिस्कशन चाहिए उस चीज के लिए। ऐसा नहीं होता है कि लोग आते हैं मेरे पास, बहुत सारे बच्चे आते हैं, नहीं सर 1 महीने में खत्म कर दीजिए, ठीक है 15 दिन में खत्म कर दीजिए। यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं एक के बाद एक लेक्चर देता रहूंगा, आप लेक्चर ले नहीं पाओगे। मैं सबसे यही बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो ऑफलाइन में आते हैं कि सर दिन में सिर्फ 2 घंटा कराते हैं, तो एक साथ अगर मैं 3-4 घंटा कर लूँ, 5 घंटा कर लूँ, करके मैं कोर्स को खत्म कर दूं रेपिड मोड में। यार 2 घंटे में हम जितना देंगे उसको डाइजेस्ट तो करना आना चाहिए ना। आपका एपेटाइट ही उतना नहीं है कि डाइजेस्ट कर लोगे, और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है उस चीज को पूरा का पूरा डाइजेस्ट करने के लिए उतना टाइम देना पड़ेगा। कि आज का लेक्चर हुआ 2 दिन का, ऑफलाइन में मैं ये फॉलो करता हूँ कि 2 दिन का लेक्चर होता है, उसके बाद 1 दिन का गैप होता है, कि 2 दिन का जो भी लेक्चर हुआ उसको नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद और बढ़ा के लोड बढ़ा के क्या फायदा है। हमारा जो बीटेक का डिग्री होता है, और वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीटेक करना एकदम बेकार हो गया, कुछ सीखने को नहीं मिला या फिर स्किल नहीं मिला। यार एक बात तो हमको समझनी चाहिए ना कि एक सेमेस्टर में हम कितने सारे पेपर क्लियर करते हैं, तो एक एक पेपर में एग्जैक्टली कितना टाइम दे सकते हैं हमारे जो भी टीचर्स होते हैं, तो बड़ा क्लियर करना है आपको। एक डिग्री है, उसमें आपको फंडा क्लियर नहीं होगा, बेसिक चीज एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जी। उसके बाद उसके ऊपर इमारत बनाना, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद और फील्ड में जब आप काम करेंगे तो वो 5% लगता है, बाकी 95% आपका आईक्यू और एक्सपीरियंस, मुझे जितना समझ में है। फील्ड में काम करने के लिए 20% नॉलेज, 80% आइडिया। 20% अगर नॉलेज है किसी के पास और वो अगर सही ढंग से अपना दिमाग को लगा सकते हैं एनालिटिकल, मैं इसको बोलता हूँ टेक्निकल एनालिटिकल एस्पेक्ट। अगर आपका टेक्निकल एनालिटिकल एस्पेक्ट बिल्ड अप हो गया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रेशर्स के साथ क्या है, ये होता है कि वो टेक्निकल एनालिटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं उस चीज को, कि ऐसा हो गया तो उनको लगता है कि यार ये ऐसा हो गया, फिर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरा चीज तो नहीं देखा है ना उसने। जो एक्सपीरियंस होता है उसने इस टाइप का प्रॉब्लम और भी कई सारे देखे होते हैं, तो मिला सकता है कि नहीं ऐसा हुआ है तो चलो इसको खोलते हैं, इसको देखते हैं कैसा हो गया, फिर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। भैया रिजवान, आपसे कुछ सुनना चाहूंगा। जी बोलिए। रिजवान बीटेक किए है ना? सर हमारे यहाँ पर बीटेक नहीं होता। अच्छा। हमारे यहाँ पर होता है डिप्लोमा और होता है बीएससी। अच्छा, कितने साल का होता है प्रोग्राम? डिप्लोमा होता है 4 साल का, और एचएससी के बाद ही करने को मिलता है। और डिप्लोमा करने के बाद आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीएससी। अच्छा। बीएससी इन सीएससी, बीएससी इन ट्रिपल ई। सो सर मैंने बीएससी कंप्लीट किया है रिसेंटली। तो अब जहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ रिक्वायरमेंट में जा रहा है पीएलसी चाहिए, ऑटोमेशन का काम सीखना
चाहिए। ओके। सो रिजवान के लिए तो मैं एकदम मैंडेटरी बोलूंगा कि आप हमारा जॉब जिम प्रोग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें आपको जो जो एकदम बेसिक लेवल से ना, इतना गारंटी है यार। मैं आज मेरा 7 to 8 इयर्स हो गया है सिर्फ ट्रेनिंग लाइन पे। वैसे तो 15-16 साल से मैं इंडस्ट्री पे हूँ, सिर्फ प्योरली ट्रेनिंग में कर रहा हूँ 2013 से ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन का। एंड आप लोगों को बताऊं कि मेरा जो फर्स्ट बैच का जो बच्चा लोग था, उसको लेके मैं फील्ड विजिट पे गया पावर प्लांट पे। एंड वहां पे मैं काम कर चुका था पहले इंडस्ट्री में। तो जो शिफ्ट इंचार्ज थे वो मेरे दोस्त थे। एंड वी वर टॉकिंग, हम लोग घुसे कंट्रोल रूम में, तो 3 या 4 तो लड़का था। ये लोग कंट्रोल रूम पहली बार देख रहा है, ठीक है। और जाके कंट्रोल रूम में ऐसे ऐसे मतलब क्या है डीसीएस का मॉनिटर, ये सारा ऐसे अजनबी टाइप देख रहा है। और जो शिफ्ट इंचार्ज है वो मेरे से सिर्फ अरे कैसे हो क्या हो ये इतना बताया। उतने में एक लड़का आया और आके मेरे कान में फुसफुस करके कुछ बोल रहा है। तो शिफ्ट इंचार्ज बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, क्या क्या है, क्या क्या बोल रहा है। तो मैं बोला यार तुम्हारा ये जो इनलेट फ्लू गैस टेम्परेचर है ना, वो गलत शो कर रहा है, ये बोल रहा है। तो ये स्ट्रेंज हो गया, अरे अभी तो घुसा है, घुसते ही इसको मतलब कैसे इतने सारे पैरामीटर है और वहां से कैसे पता चल गया कि ईएसपी का इनलेट फ्लू गैस टेम्परेचर गलत शो कर रहा है। वो तो बोला कि ये ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है, ये ट्रांसमीटर खराब है। तो मैं बोला वही होता है कि हमारा ट्रेनिंग का इफेक्ट, कि पहली बार गया प्लांट में, फर्स्ट टाइम उसने वो स्काडा का पेज देखा रियल टाइम, और वहां पे जाके पैरामीटर को एक लाइन से देख के उसने नोट कर लिया कि भाई यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है। सो जो प्रोग्राम हम कराते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हर एक पैरामीटर का रेंज और कहाँ पे कितना रहना चाहिए वो एनालिसिस करना सिखा देते हैं, जिससे बड़ा आसान हो जाता है एनालिसिस करना। समझ रहे हो? सो अभी रिजवान 2020 में आपका कंप्लीट हुआ है बीटेक? 2019 में हुआ था। अच्छा। तो मेरा कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी थे यूनिवर्सिटी के साथ, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी करता था। तो जब देखा हमारे यहाँ होता है सर, रिजल्ट को खूब देखते हैं लोग। CGPA 3.5 चाहिए आउट ऑफ 4, 3.3 चाहिए, किसी को 3 के नीचे तो अलाउ ही नहीं है यहाँ पर, ऐसा होता है। तो मैं उस रिजल्ट के चक्कर में, रिजल्ट मेरा अच्छा है बट रिजल्ट के चक्कर में मैं सिर्फ रट्टा लगाते गया। तो दैट्स व्हाई सर कुछ कुछ चीज मुझे खटती है यहाँ पर। आपका क्या ब्रांच क्या था? ट्रिपल ई सर। ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अच्छा। लेकिन अभी जितना पता है, आप यू आर फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ। तो बांग्लादेश में तो अभी तो पूरा बूम है कंस्ट्रक्शन और ये सब का। हाँ चल रहा है, बट वहाँ पर भी बहुत सारा प्रोजेक्ट बांग्लादेश में आ रहा है, क्योंकि हम लोग का कंपनी भी बहुत जगह पे बांग्लादेश पर काम कर रहे हैं। आई वॉज बिफोर सारा टेक्निकल, आई वॉज इन एमएन दस्तूर। एमएन दस्तूर इज ऑल्सो वेरी रिनोन ऑर्गेनाइजेशन। तो एमएन दस्तूर का भी बहुत सारा काम बांग्लादेश में होता था। तो आपका वहाँ पे तो भैया यहाँ पर होता है ऐसे, जो काम होता है वो गवर्नमेंट के अंदर होता है। गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो जो इंजीनियर होता है वो होता है मैक्सिमम इंडिया से होता है और चाइना से होता है। और हमारे भी लोग लेते हैं, बट वो गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूट ज्वाइन करते हैं। गवर्नमेंट जॉब होता है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब होता है। प्राइवेट जॉब में इंडियन लोग नहीं होता। कहीं पे अगर कोई प्राइवेट क्लाइंट है तो उसका क्या करते हैं? जैसे इंडिया में टाटा स्टील है ना? अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम संदीप है। तो संदीप मंडल। तो वो होता है कि गुजरात से ट्रेनिंग लेकर आया था। वो गुजरात से ट्रेनिंग लेकर आया था ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो वो अब जॉब कर रहा है पावर प्लांट के जितने भी बड़े बड़े
ट्रांसफार्मर है, उसको टेस्टिंग करता है, हर टाइप का टेस्टिंग उसे आता है। तो मैंने उसे कहा था जी मुझे भी कभी ले चलो आपके पावर प्लांट पे, दिखाओ कैसे करते हो। तो वो मुझे ले गया, वहाँ पर ले गया। तो वहाँ पर मैक्सिमम जो था सब हिंदी में बात कर रहे थे। हाँ, मैक्सिमम लोग जो था वो हिंदी में बात कर, और वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। तो मैक्सिमम तो मुझे समझ में आ गया था, और वो भी मुझे बता रहा था जो बहुत यहाँ पर जो जो लोग हैं वो सब इंडियन हैं, वहाँ पर जो माल सप्लाई करता है वो भी इंडियन है, जो देख रहा है वो भी इंडियन है। है बांग्लादेशी लोग है, बट वो होता है सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए, तुम भी हो, तुम भी आओ, तुम भी आओ, एक्चुअली ऐसा प्रोजेक्ट टाइप। प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी करता है वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, हमारे ऑपरेशन देश में, मेंटेनेंस करता है बांग्लादेश में भी। हमारे देश में Alliance। राइट 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 भैया। Okay। तो जब आप लोग इतने कैपेबल हो तो हम लोग को भी होना चाहिए, नहीं तो नौकरी मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि वो बिडिंग होता है कुछ, कौन सा हाँ हाँ कंपनी सर। कौन सा कंपनी एक्चुअली उठाता ये है सब प्रोजेक्ट। ग्लोबल बिडिंग होता है, हम्म। ये लोकल बिडिंग नहीं है। ग्लोबल बिडिंग होता है तो ऑल ऑल जगह से पार्टिसिपेट करता है, और बाकी सब देश से इंडिया का रेट थोड़ा कम होता है, चाइना का और कम होता है मुझे जितना मालूम है। तो दैट्स व्हाई इंडिया कंपनी को मिल जाता है, और इंडिया में भाई अभी काम तो बहुत कम है, इंडिया का मार्केट थोड़ा डाउन ही है। हमारे यहाँ पर मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट चल रहा है, पद्मा सेतु का ब्रिज का उसका चल नहीं, रहा वो है। इंडिया में भी चल रहा है। पद्मा सेतु तो पूरा चीन ही लेकर गया, वहाँ पर चीनी लोग काम करता है। जो मेट्रो रेल ढाका में हो रहा है उसको भी मैंने सुना था, वहाँ पर भी इंडियन लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने समझ लिया जो दोनों जगह पर दोनों कंट्री से लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और रामपाल भी हो रहा है सुंदरबन के वहाँ पर। इस वजह से ढाका में प्रोटेस्ट भी हुआ था, बिकॉज सुंदरबन होना नहीं चाहिए था। वो एकदम जंगल के बीचों बीच कर रहा है वो लोग। तो प्रोटेस्ट भी चल रहा है उसके थ्रू, बट हो जाएगा, मुझे लगता है सुंदरबन के रामपाल भी हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो प्रोजेक्ट होता है तो अच्छा है, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, दैट इज। सर मैं 1 मिनट आता हूँ सर, कोई आया। या डेफिनेटली। तो बात ऐसा है ना कि हमने जो देखा है कि भाई अपना ये जो 3 कंट्री है पास पास में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री का जो टेक्निकल सिनारियो है अगर हम देखते हैं तो उसमें से तो डेफिनेटली इंडिया का फar बेटर है, लेकिन लगभग डमाडोल है। जब हम लोग 10th पास करते हैं, 10+2 पास करते हैं ना, तो जो बच्चा एकदम इतना कंसंट्रेटेड, इतना फोकस रहता है, इतना पढ़ाई करता है, उसमें इतना पोटेंशियल रहता है, वही बच्चा जब हायर स्टडीज में जाता है तो हायर स्टडीज हमारा बीटेक डिप्लोमा कुछ भी हो, वो एकदम डमाडोल है। वहां पे वो चीज जो सीखना चाहिए था हम लोगों को, वो चीज हमको मिल नहीं पाता है, वो स्किल मिल नहीं पाता है। ऐसा क्यों है कि जापान बोलिए, चाइना बोलिए, रशिया बोलिए, ये लोग टेक्निकली इतना आगे निकल चुके हैं और अननेसेसरी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से भरा हुआ है ये ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह। कोई जरूरत एग्जैक्ट जरूरत हमको नहीं लगता है। एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वो भी फाइलिंग कर रहा है वर्कशॉप में 1 साल से, देखिए क्या जरूरत है, वो तो भाई सॉफ्टवेयर में डेवलपिंग ही करेंगे, वो भी वर्कशॉप में फाइलिंग कर रहा है, कारपेंटरी में काम कर रहा है, तो वो बेकार है ये सब। वो वही पीरियड अगर वो अपना बेस सब्जेक्ट में अगर वही ज्यादा टाइम दे सके, उसका लॉजिक फंडा ज्यादा क्लियर होता है। पास तो सबको करना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट है तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो सप्ली लग जाएगा। तो इसी चक्कर में डेप्थ नहीं मिलता है। Secondly, there are only a handful of good engineering colleges. बाकी तो जो मशरूमिंग हुआ है, they are all private ones. Most of them don't even have the good faculty जो पढ़ाएंगे। ये भी सही है, लेकिन आप देखिए सेमिस्टर और सब्जेक्ट का जो डिवीजन है वो खाली
कॉलेज नहीं, आप शिवपुर में जाइए तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर साइंस जो पास कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, उसको वो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, that's नहीं true. पीयूष, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा बताऊं कि मैं जब ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का फॉर्मेशन किया तो मेरे दिमाग में एक चीज था कि हमारे टीचर्स जो है वो बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ाए हमको, और हमारे पास वो स्कोप नहीं मिल पा रहा है कि हम सीखे कहीं से, इसीलिए ये सारा प्रोग्राम डेवलप किया गया कि हम सिखा पाए आके, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें के अंदर गया और मैं एजुकेशन सिस्टम से और घूमा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एनआईटी वगैरह, तो मैंने कुछ चीजें नोट किया। उसमें से सबसे पहला मिसकॉन्सेप्ट जो था मेरा कि लोग कहते हैं कि भाई सिलेबस जो है हमारा वो बहुत पुराना है, जिसके चलते जो मॉडर्न एक्टिविटीज हो रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, मैं बता दूं क्यों मिसकॉन्सेप्ट है। क्योंकि वही सिलेबस जब रिलेवेंट था ना, तब के जो इंजीनियर निकलते थे तब भी वो हमारे जैसे निकलते थे। तो आज के डेट पे इरिलेवेंट अगर बोलते हैं कि सिलेबस को अपडेट करना चाहिए, एग्जैक्टली अपडेट करना चाहिए, बट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं कि मेन कहां पे हो रहा है। सिलेबस में जाए तो वो सारा चीज आपके बुक्स में मिलेंगे, और नया कोई थ्योरम बहुत ज्यादा आया नहीं है, वही पुराने न्यूटन्स थ्योरम्स बोलिए या फिर कोलम बोलिए, और यही सारे भगवान थे हमारे साइंस के जो देखे गए, उसी के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे है कि हम एक सेमिस्टर में इतना ज्यादा लोड देते हैं, नंबर 1 पॉइंट, कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं कि हम एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं। दूसरा चीज है जब तरीका, कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, वही चीज, वही ओम्स लॉ, वही लग रहा है आज के डेट पे हम लोग भी वही उसी चीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ इज नॉट ओनली दैट V इज इक्वल टू I इंटू R, तो उसका जो रिलेवेंसी है ना, उसका जो प्रैक्टिकल यूज है कि कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उस चीज को समझाने के लिए जितना टाइम उस स्टूडेंट को देना चाहिए था उतना टाइम मिल नहीं रहा है। और जो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ना, उस तरीके में प्रॉब्लम है। यही से सेम कोर्स जो मैंने आप लोगों को 15 घंटे में कराया, ठीक है, और आप लोग अगर लॉन्ग टर्म में आते हो, मेरे से जुड़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि चीजें वही है। अब मैं टरबाइन सिखाता हूँ, ठीक है, टरबाइन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पढ़ाता हूँ। लोग मेरे से बोलते हैं यार आपके पास क्या टरबाइन है लैब में? मैं बोला कि यार मुझको टरबाइन क्यों चाहिए टरबाइन सिखाने के लिए? टरबाइन घूम रहा है बॉक्स के अंदर, उसको सिखाने के लिए मुझको वो बॉक्स खोल के हाथ से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कहां पे मैंने वो फाइंड आउट किया कि एग्जैक्टली एक फ्रेश इंजीनियर में और एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर में डिफरेंस कहां पे होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमको वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स पता है। समझने की कोशिश करना कि हमको क्या है कि वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स पता है कि भाई अगर कहीं पे किसी पाइपलाइन में अगर कुछ एक स्टीम जा रहा है तो उस स्टीम का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, फ्लो कितना है, कितना रेंज तक होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है, कहीं पे लीकेज हो गया तो क्या किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है और हम पकड़ सकते हैं कि रेंज के ऊपर बेस करके। एक फ्रेश इंजीनियर को ना तो उसको पाइपलाइंस की कोई आइडिया होती है, ना उसको कोई रेंज का आइडिया होता है, वो नॉर्मल से थ्योरी टाइप पढ़ के आता है। लेकिन जो हम टरबाइन पढ़ाते हैं वो तो बीटेक में तो टरबाइन पढ़ के आया है ना, और हम जितना पढ़ाते हैं उससे काफी ज्यादा पढ़ के आया है, क्योंकि वो वहां पे कैलकुलेशन कर रहा है कि भाई ब्लेड का एंगल कैलकुलेट कर रहा है, उसका ये कैलकुलेट कर रहा है, जो कहाँ पे काम में आएगा, डिजाइन में काम में आएगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में अगर टरबाइन नहीं चल रहा है तो थोड़ा ही ना जाके कोई वहां पे एंगल मापेगा। जब वहां पे क्या चाहिए कि भाई अगर प्रेशर है, टेम्परेचर है, कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसका एक आइडिया होना चाहिए। हमारे इंजीनियर्स को सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि अगर आप कोई भी एक यूनिट बोलते हो ना, उस यूनिट का समझ नहीं है। अगर मैं बोल देता हूँ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर 1 किलोवाट आवर, तो उसको ये समझ, उसके दिमाग में वो इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली 1 किलोवाट आवर ये चीज है क्या, वो क्या कर रहा है और क्यों बोल रहा हूं मैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई जाओ पीयूष 1 किलो आलू लेके आओ, तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज फॉर्म हो रहा है कि आलू का शेप आ रहा है कि कौन सा आलू लाना है, छोटा वाला लाना है, बड़ा वाला लाना है, 1 किलो कितना होगा,
वो बैग में आएगा कि बोतल में आएगा, आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज है ना। 1 लीटर मिल्क बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर इमेज होता है। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट, तो ये पावर क्या है, एनर्जी क्या है, उसमें कंफ्यूज कि किलोवाट है, किलोवाट आवर है, वो है क्या। फिर अगर मैं मैकेनिकल टर्म्स में बात करता हूँ कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, तो समझ में नहीं आता कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो हो क्या रहा है टरबाइन के अंदर, बॉयलर में क्या हो रहा है। जो इमेज फॉर्म होना चाहिए था यूनिट्स के ऊपर, और इस चीज का वर्क डन, पावर, एनर्जी, वो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और इसका मेन दोष में सिर्फ एक ही चीज को देता हूँ कि तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ाने का। पढ़ाने का जो तरीका है, और ये तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअल कैपेसिटी है, इसको आप फॉर्मेट पे नहीं ला सकते हो कि इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, है ना। सिलेबस का मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन चाहिए, लेकिन इसको जो अभी आप बोले ना कि एक कंप्यूटर इंजीनियर भी फाइलिंग कर रहा है वर्कशॉप पे, कुछ हद तक मुझको लगता है कि इस चीज की जरूरत है। आपको ओवरऑल आइडिया अगर ना हो ना तो दिक्कत आती है। हम आज यहाँ पे बैठ के हमने जो भी बात कर रहे हैं ना, आपको कुछ चीज दिखता है और आप क्यों समझ जाते हो, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ एक आइडिया है। लेकिन आज अगर इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी में आपको बताऊं, आप सोचिए कि इकोनॉमिक्स का मैं लेक्चर ले रहा हूँ, क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ना आप समझ पाओगे। राइट और रॉन्ग? अगर मैं यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन की कुछ बात करता हूँ बैठ के कि भाई ये कुछ डिजाइन की बोले, या फिर आप सीमेंट और सैंड का मिक्सचर का कुछ ये निकाल रहे हैं, कंपोजिट कर रहे हैं, तो हमारे समझ में आएगा नहीं। लेकिन आपके समझ में क्या है कि मैकेनिकल का समझ आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल का समझ आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का समझ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने बेसिक में वो सारी थोड़ा बहुत हम पढ़ के आए हैं, उससे फेमिलियर है हमारा जो भी जहन है। इसीलिए वो सारी चीजें जो सिलेबस में है, मेरे हिसाब से वो सारी चीजें जरूरत है। सिर्फ आज के डेट पे क्या जरूरत है कि उसको अपग्रेड करे, साथ में पढ़ाने का तरीका बदले, तरीका बदलना चाहिए, वही है। और कोई कुछ कहेगा? पिंटू कुछ कहेगा? पिंटू यादव, बोलो भाई, आप क्या करते हो? सर मैं यूटिलिटी मेंटेनेंस देखता हूँ। एक कंपनी है सैनविन विंड टेक्नोलॉजी, पवन चक्की बनाती है कंपनी। अच्छा। तो उसमें मैं यूटिलिटी मेंटेनेंस में काम करता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो सीएमसी बीएमसी में काम करके आया था। तो उसको डेली कॉल आता था, कहीं इधर से जॉब, कहीं उधर से जॉब। तो मेरे को लगा यार मेरे को उतना नहीं आता जिसको इतना आता है। तो वो बोला कि तुम थोड़ा पीएलसी के बारे में नॉलेज लो, उसके बाद रिज्यूम में ऐसा डालो कि सीएमसी बीएमसी के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो जाओगे इंटरव्यू के लिए, वहाँ अटेंड करोगे तो हो जाएगा। तो मैं भी सोचा हाँ यार पीएलसी के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। तो कितना साल हो गया इस तुमको वजह काम से करते हुए? सर 4 ईयर हो गया। 4 साल हो गया ना, ठीक है। अभी तो मतलब अभी आना शुरू हो जाएगा। 5 साल लॉकिंग पीरियड होता है अगर आप नॉर्मली जाते हो। नॉर्मली घिसते घिसते जो बनता है ना, मिनिमम 5 साल तो लग ही जाता है सीखने में इंडस्ट्री में। और अगर आप एक ही इंडस्ट्री में टिके हुए हो तो, और अगर आप हर 6 महीना में, 1 साल में प्लांट चेंज कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका वो जो लॉकिंग पीरियड में बोल रहा हूँ वो 5 के जगह पे 7 साल हो जाएगा। किसी एक प्लांट में रहने से क्या होता है ना, उस प्लांट का जो इन एंड आउट है उसको पकड़ते पकड़ते हमको 2-3 साल लग जाते हैं सारा चीज पकड़ में आने में। उसके बाद ही कुछ ग्रोथ हो सकता है। सो ग्रोथ हो जाएगा, कोई बात नहीं है, जॉब ऑफर्स बहुत मिलेंगे, है ना। बस अपना नॉलेज बढ़ाते रहो। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी जगह से? सर यूपी वाराणसी से। ओके, तो एक चीज बात कर लेता हूँ कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर, वो चीज सबको बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा था शुरुआत से, अगर बात करते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, और भी कई तरीके के ऑटोमेशन होते हैं। होम ऑटोमेशन होता है, ऑफिस ऑटोमेशन होता है। तो ऑटोमेशन की बात जब हम करते हैं तो हम लोगों के लिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जरूरी है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या क्या चीज आती है,
तो उसमें कंट्रोलर बोलने से दो ही टाइप के कंट्रोलर्स अवेलेबल है आज के डेट पे। एक तो आप पीएलसी बोल सकते हो, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, या फिर पूरा का पूरा एक सिस्टम अगर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब पीएलसी हो, डीसीएस हो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, दोनों ही केस में आपको प्रोग्रामिंग करना है कंट्रोलर को। और जो प्रोग्रामिंग होता है पीएलसी के केस में मेनली आपका लैडर लॉजिक यूज होता है। डीसीएस में फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ज्यादा प्रेफरेबल है। दोनों का जो अंतर है तो कई सारे अंतर हमको दिखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको दिखता है वो है रिडंडेंसी लेवल पे, कि डीसीएस बड़ा सिस्टम होता है और उसमें हर एक लेवल पे रिडंडेंसी रहती है। रिडंडेंसी के बारे में हमने बात की थी कि रिडंडेंसी क्या होता है कि मानिए अगर सीपीयू है तो एक सब स्टैंड बाई रहेगा, और स्टैंड बाई मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंद है, दोनों ही ऑन रहेगा। एक से आउटपुट आएगा, दूसरा क्या है कि सिर्फ वॉच कर रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है। द मोमेंट एक में प्रॉब्लम आता है तो दूसरे से आउटपुट आना शुरू होता है, इसको कहते हैं रिडंडेंसी लेवल। तो जिस सिस्टम का रिडंडेंसी लेवल ज्यादा है उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा, और वो फायदेमंद इसलिए है कि आपको अगर एक यूनिट डाउन होता है, कोई भी एक कंपोनेंट डाउन होता है, तो उससे आपको प्रोसेस में कोई हैम्पर नहीं हो रहा है। हम रिडंडेंसी सीपीयू लेवल पे रख सकते हैं, हम बास लेवल पे रख सकते हैं, स्विचेस पे दे सकते हैं, मॉड्यूल्स पे दे सकते हैं। तो हर एक लेवल पे हम लोग रिडंडेंसी लगा सकते हैं इसमें। तो डीसीएस इसलिए बेटर है। जैसे हमने यहाँ पे पीएलसी में जो हमने डाटा फाइल्स देखे थे कि इनपुट डाटा फाइल होता है, आउटपुट डाटा फाइल होता है, और वो सीक्वेंशियल होता है। डीसीएस में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप वो डाटा फाइल इस तरीके से देखेंगे। डीसीएस में हम जब कोई भी एक इनपुट को कॉल करते हैं तो उसका एक टैग नेम दे देते हैं। यहाँ पे जैसे i:0.0/0 इस टाइप से लिख रहे थे, तो डीसीएस में उसका एक टैग नेम दे देंगे। जैसे आप बोल सकते हो कि PI001_01 या फिर TI001। तो ये PI मतलब क्या हो गया, प्रेशर इंडिकेटर हो गया, TI मतलब टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया। तो कितना नंबर प्रेशर इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, और उसका एक चार्ट रहेगा आपके हाथ में, तो आप बढ़िया से इसको मैच करा सकते हो, और इजी होता है उसमें फाइंड आउट करना कि आप कहीं पे भी, आप किसी भी चैनल पे लगा के इसको आप कहीं पे भी असाइन कर सकते हो। इस टाइप का कुछ है, मतलब और यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देखने को मिलता है डीसीएस पे। अब डीसीएस और पीएलसी हो गए कंट्रोलर, ये दोनों में प्रोग्राम करके आप छोड़ दोगे और आईओस को कनेक्ट कर दोगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे, तो पीएलसी और डीसीएस ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है अगर आप बढ़िया से प्रोग्रामिंग करते हो। लेकिन अगर आपको उस पीएलसी या डीसीएस से कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, कमांड देना है, तो आपको लगाने पड़ेंगे या तो HMI, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग, या फिर आपको लगाना होगा स्काडा। स्काडा क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। स्काडा क्या होता है, एक सिंपल सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने मशीन में, अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ पीएलसी को कम्युनिकेट कराते हैं। तो स्काडा के साथ जब पीएलसी कम्युनिकेट करता है या फिर डीसीएस कम्युनिकेट करता है, उस प्रोटोकॉल को हम इन जनरल जो यूज करते हैं वो होता है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, इजी है। आप इथरनेट केबल लगाओ, स्विच लगाओ, आप आईपी एड्रेस सेट करो अपने कंप्यूटर पे, आईपी एड्रेस सेट करो उस पीसी पे, पीएलसी का, और लिंक करा दो। जैसे हम पीयर टू पीयर दो कंप्यूटर को नेटवर्किंग कराते हैं उसमें। दूसरा चीज होता है कि आप HMI के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जब HMI की बात आती है तो आप पीएलसी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मेनली अगर पीएलसी है तो देखना पड़ेगा कि आपका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दिया हुआ है उस पीएलसी में, उस सीरीज में, तो वो क्या इथरनेट को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो RS-232 से ही काम कर रहा है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स हमको समझने होंगे और उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको कम्युनिकेट कराना पड़ेगा HMI को और स्काडा। जब HMI और स्काडा आपका कम्युनिकेट करने लग गया पीएलसी के साथ, तो आप आराम से अपने कंप्यूटर से पूरा का पूरा फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। फील्ड को कंट्रोल करने में हमने देखा है कि सिर्फ 4 टाइप के सिग्नल्स ही अवेलेबल है, AI, AO, DI, DO। एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट वर्क्स ऑन 4 to 20 मिलिएम्पियर सिग्नल्स, या फिर 0 to 10 वोल्ट।
तो मेनली आपका 4 to 20 मिली एम्पियर पकड़ के चलिए अभी। और डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट होता है 0 और 24 वोल्ट डीसी से। तो ये इतना तो क्लियर हो चुका है कि अगर डिजिटल इनपुट है तो ये एक स्विच होगा, किसी भी टाइप से हो, चाहे वो सेंसर है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं इसको, कोई स्विच है, प्रेशर स्विच है, टेम्परेचर स्विच है, फ्लो स्विच है, लेवल स्विच है, या फिर आपका कोई पुश बटन है। तो हर एक केस में अगर आप देखोगे तो डिजिटल इनपुट एक स्विच ही है जो लूप को क्लोज या फिर ओपन कर रहा है। अगर क्लोज कर रहा है तो पीएलसी को क्या मिलेगा, चैनल में उसको 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि लूप क्लोज हो गया मतलब शॉर्ट हो गया, तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। और अगर ओपन हो गया तो 24 वोल्ट मिलेगा। अगर लूप मेरा क्लोज है तो पीएलसी क्या पकड़ता है, अपना इंटरनल इमेज मेमोरी पे पीएलसी 1 पकड़ता है, और अगर लूप ओपन है तो पीएलसी 0 पकड़ता है। और उसके बाद हम लोग स्कैन करते हैं। स्कैन टाइम पे यहाँ पे रिजवान ने कुछ गलत लिखा था, जो आपने नोट्स बनाया ना रिजवान, वहां पे आपने लिखा है, मैं देख रहा था कि जो फर्स्ट केस आपने लिखा वहां पे लिखा है कि I1 इज चेक फॉर 1, ब्रैकेट में लिखा है चेक फॉर 1 and but scan value is 0, so current will not flow to O1 and O1 is 0. It is okay, but next statement जो लिखा, according to question PB1 मतलब I1 is pressed, now I1 is check for 0। यार I1 check for 0 check for 1 क्यों लिख रहे हो? I1 थोड़े ना चेंज हो रहा है, I1 is the variable, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके इस चीज को समझा देता हूँ आपको, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा कि आपका कंफ्यूजन रह गया है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे रिजवान ने जो लिखा है कि ऐसा ये जो लिखा हमने, हाँ, सो यहाँ पे हमने I1 लिखा, यहाँ पे हमने O1 लिखा, और रिजवान बोल रहा है कि I1 इज चेक फॉर 1। ओके, चेक फॉर 1 सिंबल में हमने I1 असाइन किया हुआ है, तो I1 इज चेक फॉर 1, इट इज ओके, बट स्कैन वैल्यू इज 0। तो स्कैन वैल्यू क्यों 0 बोल रहे हो? क्योंकि हमारा जो फील्ड में ये पुश बटन ओपन पुश बटन है, एलो पुश बटन है, तो लूप ओपन है, इसलिए स्कैन वैल्यू 0 है। तो 0 होगा तो ये तो चेक फॉर 1 है यहाँ पे, इसीलिए करंट पास नहीं करेगा, है ना, ये ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपने लिखा कि नाउ I1 इज चेक फॉर 0, सो ये I1 कहाँ चेक फॉर 0 चेंज हो रहा है? I1 का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। I1 का वैल्यू क्या हो रहा है, जब आप प्रेस करोगे तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, लेकिन चेक फॉर 0 तो चेक फॉर 1 ही रहेगा ना। यहाँ पे I1 इज चेक फॉर 1 चेक फॉर 0 लिख दिया, तो ये थोड़े ना यहाँ पे चेंज हो रहा है। चेक फॉर 0 चेक फॉर 1 तो सिंबल है, सिंबल सेम रहेगा, सिर्फ सिंबल के साथ जो वेरिएबल आपने असाइन किया हुआ है उस वेरिएबल का वैल्यू जो आ रहा है वो वैल्यू चेंज हो रहा है, या तो 0 हो रहा है या फिर 1। Am I clear, रिजवान? सर मैं जब प्रेस कर रहा हूँ I1 को प्रेस कर रहा हूँ, वो तो क्लोज हो जा रहा है, तो इसलिए मैं लिखा था जे I1 इज चेक फॉर 0, देन ये मेरे स्कैन मेमोरी के साथ कंपेयर करेगा। स्कैन वैल्यू क्या था? स्कैन वैल्यू मेरा 0 था फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कनेक्टर। तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था उसको चेक फॉर 0, क्योंकि मैं उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं उसे प्रेस कर चुका था। सो प्रेस कर चुका हूँ जब, तो ये मेरा NO अब NC हो गया, दैट्स व्हाई आई रीड चेक फॉर 0, देन स्कैन वैल्यू के साथ कंपेयर करके
जीरो दोनों ही जीरो करंट को पास करने देगा, तो मेरा O1 माने आउटपुट ग्लो करेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि आप यहाँ पे जो स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस है। एक तो हमारा फिजिकल स्टेज है, आप समझ गए हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन। एक तो है फिजिकल स्टेटस है जो हमने पीएलसी के साथ कनेक्ट कर दिया है ना। हाँ। और दूसरा है कि हम लॉजिक लिख रहे हैं। अब लॉजिक में हमने यहाँ पे चेक फॉर 1 यूज किया सपोज, और ये PB1 है, तो इसी PB1 को हमने अगर चैनल 1 पे लगाया है तो मैं बोल रहा हूँ कि I1, और I1 तो मैं बोलना चाहता हूँ हर एक प्रॉब्लम के लिए 3 स्टेप है। एक तो था कि स्कैन एंड सेव इमेज मेमोरी, जो मैं ओपन लूप और क्लोज लूप से लूंगा। मैं कौन सा कॉन्टैक्ट लगाया था उसमें, ये हो गया इनपुट स्कैन एग्जैक्टली। तब उसके बाद है लॉजिक एग्जीक्यूशन। लॉजिक एग्जीक्यूशन में मैं देखूंगा PB1 इज नाउ इज माय ओपन लूप। ओके नहीं, यहाँ पे मैं टोकूंगा कि आप जब लॉजिक एग्जीक्यूशन में हो तो क्यों बोल रहे हो कि PB1 ओपन लूप है? नहीं देखना है PB1 को। जब आप लॉजिक एग्जीक्यूशन पे हो तो क्यों PB1 को देख रहे हो? आपको कहाँ पे, आपको क्या देखना है? आपको देखना है का वैल्यू, इमेज मेमोरी को देखना है। इमेज मेमोरी को देखना है। एग्जैक्टली, PB1 बोलना गलत हो जाएगा। ओके इमेज मेमोरी नाउ I1 का इमेज मेमोरी अब है 0। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर जब ऊपर से नीचे करंट जाएगा तो क्या I1 क्या आ रहा है, मेरा देखा रहा है चेक फॉर 1, बट मेरे को आया चेक फॉर 0। माने नहीं, चेक फॉर 0 नहीं बोलना, वैल्यू 0 है। और जो सिंबल है वो है चेक फॉर 1। तो ये क्या कर रहा था कि ये कर रहा था आपका चेक फॉर, ये सिंबल बोल रहा है कि चेक फॉर 1, और इसने जब चेक किया तो इसको मिला 0, तो करंट नहीं जाएगा। तो करंट नहीं जाएगा। हाँ ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये था, जब मैं कोई भी स्विच मेरे को पुश करने को कह रहा था करने को पड़ेगा, तो जब मैं I1 को पुश कर रहा हूँ, उसके बाद का सिचुएशन क्या है। तो जब मैं I1 का बटन पुश कर रहा हूँ, इसको जब दबा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, चेक फॉर 0। नहीं, यहाँ पे कहा चेक फॉर 0, क्या चेक फॉर 0 चेक फॉर 1 हम सिर्फ इसमें बोल रहे हैं लॉजिक में। ओके फिजिकल स्टेटस पे चेक फॉर 0 चेक फॉर 1 का कोई मतलब नहीं है ना। तो फिजिकल स्टेटस पे जब आपने पुश बटन को प्रेस किया तो आपको ये बोलना चाहिए कि द लूप इज क्लोज, सो द वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज 1। सो यहाँ पे ये 0 को 1 रिप्लेस कर देगा इमेज मेमोरी में। हाँ। तो आप जब बोलते हो कि चेक फॉर 1 की जगह पे चेक फॉर 0, इसका मतलब चेक फॉर 0 तो ये है, तो आप कहाँ लॉजिक पे क्या चेंज कर रहे हो? क्या लॉजिक में कोई तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या हो रहा है कि लॉजिक में चेक फॉर 1 ही है। यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे चेक फॉर 1 ही है। ओके, तो डोंट यूज दिस टर्म कि चेक फॉर 0 चेक फॉर 1 वहां पे हो गया। चेक फॉर 0 नहीं हुआ, आपने जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया तो आपका लूप क्लोज हो गया। लूप क्लोज हो गया तो यहाँ पे 1 वैल्यू 1 मिला मुझको 0 की जगह पे। और जब मैं फिर इनपुट स्कैन से निकल गया तो लॉजिक एग्जीक्यूशन में आया, तो मैंने देखा यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्ट है, चेक फॉर 1 है। वैल्यू क्या है, 1 है। तो चेक फॉर 1 बोल ही रहे हो, चेक फॉर 1, तो चेक किए तो क्या मिला, 1 मिला, मतलब ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो करंट फ्लो करेगा, करंट पास हो गया। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ये छोटी छोटी एग्जैक्टली कंफ्यूजन्स होती है जो हम लोग जैसे तुमने भेजा तो मैंने चेक किया तब जाके मेरे को पता चला। नहीं, इसका मतलब कहीं पे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रह सकता है कि आप फिजिकल लेयर पे चेक फॉर 0 चेक फॉर 1 कहाँ मिल रहा है आपको। चेक फॉर 0 चेक फॉर 1 तो कुछ है ही नहीं। सर आप केस 4 कर सकते हैं मेरे लिए, केस 4 को डिस्क्राइब करें इस तरह से। तो केस 4 में क्या है आपने किया,
केस 4 मैंने भी किया, 2 तरीके से भी किया। एक तो मैंने आपको भेजा था ग्रीन कलर में लिखकर, और एक को मैं नहीं भेजा था, मैं उसमें कंफ्यूजन था बहुत ही, उसमें बहुत ही। मैं देख लेता हूँ चेक फॉर। तो ये है मेरा केस नंबर 4 में था, if PB1 and PB2 both are pressed, right, then L2 should on and continue until your PB3 is pressed। ये तो सिंपल सा ही है। आपने क्या किया देख लेता हूँ मैं। आपने ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन शो कर रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको। तो आपने ऐसा लिखा है यहाँ पे कि I1 I2 I3 और यहाँ पे दिया है O2 और यहाँ पे लिखा है I3 एंड यहाँ पे दिया है O2 और ये है ना। हाँ। सो आपका कंडीशन क्या है, if PB1 एंड PB2। अब PB1 मुझको क्या देखना पड़ेगा भाई, PB1 और PB2 है क्या चीज। सो PB1 भी NO है और PB2 क्या है, ये भी NO है, ये दोनों NO है। और PB3 क्या है, ये भी NO पुश बटन ही है, NO पुश बटन है ना। तो तीनों यहाँ पर मैं सर, यहाँ पर मैं जब मेमोरी के वैल्यू लिखूंगा, हाँ, तब मैं इसके माने कॉन्टैक्ट के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ही तो लिखूंगा, जो 0 होगा। Am I right सर? आपको ट्रूथ टेबल जब लिखना है ना, तो आप लोग ऐसा लिखो कि सबसे पहले तो दो स्कैन नंबर कि 0 1 2, तो स्कैन ऐसे ऐसे करके पीएलसी स्कैन कर रहा है ना। उसके बाद आप लिख दो कि भाई डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में ये लिखो कि आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, कि आपने प्रेस किया है कि आपने प्रेस नहीं किया है, PB1 प्रेस है कि PB2 प्रेस है। वो आपकी मर्जी है ना कि आप कैसे कैसे प्रेस करके देख रहे हो, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में तो कोई भी प्रेस नहीं है, तो उसके लिए इमेज मेमोरी और स्कैन मेमोरी में मैं सिर्फ देखूंगा कॉन्टैक्ट क्या प्रॉपर्टीज में क्या लगाया है तो मैंने ये स्कैन 0 मैंने लिखा है और पहला डिस्क्रिप्शन क्या है कि भाई व्हेन नो पुश बटन इज प्रेस्ड, मतलब नॉर्मल है और हमने सिर्फ पीएलसी को ऑन किया है, सो नो पीबी इज प्रेस्ड। हाँ, तो अगर कोई तो क्या होगा, I1 क्या होगा, I1 0 होगा, I2 0, I3 0 होगा, क्योंकि तीनों ओपन है तो ओपन लूप 0 है ना। हाँ, अगर ये अब क्या हो गया कि आपका और इनपुट है, यहाँ पे और कोई इनपुट तो है नहीं। अब जाएंगे हम लोग लॉजिक एग्जीक्यूशन पे, राइट। अब लॉजिक पे जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद हमको देखना है कि भाई यहाँ पे क्या है, I1 है। I1 है तो I1 का वैल्यू क्या है भाई, 0 है। और ये कौन सा सिंबल है, चेक फॉर 1 है, तो कान पास नहीं करने देगा, नहीं तो वो सीधा नीचे चला जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं। I2 को चेक ही नहीं करेगा, वो सीधा नीचे जाएगा और इसको चेक करेगा। अब O2 का वैल्यू क्या है, तो पहले 0 ही है, 0 है तो जाएगा नहीं, है ना। अब नेक्स्ट टाइम में आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हो। तो नॉर्मली जो आपका सिचुएशन दिया हुआ है उसके हिसाब से आप PB1 एंड PB2 को प्रेस करोगे। हाँ, सो आप लिख दो कि यहाँ पे PB1 एंड PB2 प्रेस, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों को प्रेस करेंगे तो PB1 क्लोज लूप, PB2 क्लोज लूप, PB3 ओपन लूप, है ना। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई क्या होगा, PB1 तो क्लोज लूप हो गए। अब अगर PB1 1 है तो ये कौन सा सिंबल है I1 का। सर एक कंफ्यूजन था, आप सिंबल I3 का सिंबल दिखा रहे हैं नॉर्मली क्लोज, बट आप इसे कह रहे हैं नॉर्मली ओपन। नहीं, तो कहाँ कह रहा हूँ मैं नॉर्मली ओपन, वो केस पहला वाला केस में था, अभी इसमें नहीं। नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ। हाँ बोलो। इस I3 है जब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये है आपका नॉर्मली क्लोज, आप बोल रहे हो। हाँ,
यही पे तो कंफ्यूजन होता है। ये क्या हमने लिखा, ये तो एक सिंबल लिखा ना। हाँ हाँ। ये कहा मैंने PB3 लिखा है। अच्छा हाँ। अब ये तो मैंने सिर्फ एक सिंबल दिया है, एक इंस्ट्रक्शन लिखा है यहाँ पे। ओके। उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा कौन, ये I3 का जो वैल्यू है वो वैल्यू। और I3 का वैल्यू कहां से मिलेगा मुझको, PB3 से मिलेगा। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यहाँ पे कि PB3 का जो फिजिकल स्टेटस है, पुश बटन है, वो NO है कि NC है, उससे मेरे लॉजिक को क्या मतलब। लॉजिक में उसी हिसाब से लिखूंगा कि जो वैल्यू मुझको मिल रहा है उस वैल्यू के हिसाब से कि मुझको क्या देना चाहिए। यहाँ पे क्या मैं NO मतलब चेक फॉर 0 लिखूं कि चेक फॉर 1, समझ रहे हो। अब अगर इसी जगह पे मैं अगर मेरा कुछ दूसरा रिक्वायरमेंट होता, पकड़ लो ये है मेरा I3 है ना, आपको I3 का कंफ्यूजन है इसलिए मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ। अब मैंने ये बोला कि ये तो सिर्फ एक सिंगल रंग है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों पुश बटन I1 एंड I2 प्रेस करते हैं तो मेरा O1 ऑन हो रहा है। सिमिलर साइमल्टेनियसली अगर I3 प्रेस करते हैं तो O1 बंद हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ जब मैं I3 प्रेस कर रहा हूँ तो O2 ऑन होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं I3 को प्रेस करता हूँ तो क्या होना चाहिए, O2 ऑन होना चाहिए। तो मैं एक ही प्रोग्राम में यहाँ पे I3 को क्या यूज कर रहा हूँ, चेक फॉर 0। यहाँ पे I3 को क्या यूज कर रहा हूँ, चेक फॉर 1। तो इससे मतलब नहीं है ना कि मैं चेक फॉर 0 लिख रहा हूँ, चेक फॉर 1 लिख रहा हूँ। वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी होगा वो इंस्ट्रक्शन में लिखूंगा। ये सिंबल्स को, एक सिंबल क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब इंस्ट्रक्शन जो लिखा, जो सिंबल लिखा, उसके ऊपर जो मैंने वैल्यू असाइन किया, जो वेरिएबल असाइन किया, उसका क्या वैल्यू होगा, उसके हिसाब से ही ना मुझको रिजल्ट मिलेगा। जो आप पहले भी बता चुके हैं, जो क्वेश्चन में था, जो I1 I3 वो ऑल आर ओपन, नॉर्मली ओपन पुश बटन। हाँ ऐसा ऑलरेडी कर चुका था सर जी। हमने आपको दिया हुआ ही है कि PB1 PB2 PB3 क्या है हमारा, नॉर्मली ओपन पुश बटन है। अब जब नॉर्मली ओपन पुश बटन को हम ले रहे हैं और हमको क्या चाहिए कि PB3 को प्रेस करने से स्टॉप हो जाए, तो नॉर्मली ओपन पुश बटन अगर है तो नॉर्मली ओपन पुश बटन का नॉर्मल कंडीशन में मुझको वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नॉर्मली ओपन पुश बटन का नॉर्मल कंडीशन में मुझको वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मुझको क्या चाहिए कि उस जो इंस्ट्रक्शन में लिखूं उसमें वो करंट फ्लो होता रहे कि नॉर्मल स्टेटस पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक फॉर 0 दिया कि अगर 0 हो तो करंट पास करे, ये अगर 1 हो जाए तो करंट पास ना करे। और ये 1 कब होगा, जब मैं प्रेस करूंगा तो बंद होगा, ठीक है ना। मेरा प्रॉब्लम यही था सर, मेरा प्रॉब्लम यही था कि आप बोल रहे I1 I3 I1 I2 एंड I3 वो सब ओपन है, बट अब ये I3 को यहाँ पर दिखा रहे हैं नॉर्मली क्लोज। मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गया, जो जब आप डिस्क्राइब करे थे तभी मैं समझ चुका, किंतु बट मुझे ये नहीं समझ में आया था जब ओपन होता है तो मैं नॉर्मली ओपन का साइन ही यूज करूंगा। तो यहाँ पर सर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस पुश बटन ये NO है इसलिए यहाँ पे NO यूज कर रहे हैं। हम इसलिए ले रहे हैं कि PB1 अगर NO पुश बटन है तो उसका जो वैल्यू नॉर्मली मिलेगा वो 0 मिलेगा, और उसका जो वैल्यू मुझको क्लोज पुश करने से मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं कहीं पे भी कोई भी सिंबल यूज करूँ, चाहे वो चेक फॉर 0 यूज करूँ, चाहे वो चेक फॉर 1 यूज करूँ। अगर कहीं पे मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि भाई PB1 को प्रेस करने से मेरा आउटपुट आना चाहिए या फिर करंट को पास होना चाहिए, वहां पे मैं चेक फॉर पुश करने से अगर आना चाहिए तो वहां पे चेक फॉर 1 लूंगा। अगर कहीं पे ऐसा है कि PB1 को नॉर्मली पुश नहीं करेंगे
तो आउटपुट आना चाहिए, मतलब करंट को पास कराना चाहिए। वहां पे मैं क्या लूंगा, चेक फॉर जीरो लूंगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली जीरो दे रहा है मेरा वैल्यू। इन बोथ के सर मैं इन दोनों को मैं कह सकता हूँ ये लोग नॉर्मली ओपन है I1। नहीं, इसे चेक फॉर जीरो चेक फॉर 1 देखना पड़ेगा। देखो रिजवान, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जब हम बोल रहे हैं कि NO है कि NC है, इसका मतलब है कि मेरा फिजिकल स्टेटस क्या है उसका, ठीक है। फील्ड में क्या है, क्या चेक ये NO है कि NC है। और जब हम स्टेटस देखकर ही तो मैं सर स्कैन मेमोरी बनाया था। हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अब मैं कोई बटन पुश कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में बता रहा है इसको प्रेस करो तो ये जलेगा, इसको मत प्रेस करो तो नहीं जलेगा। तो अकॉर्डिंग टू इसके बाद क्या होगा सर, मैं जब प्रेस कर रहा हूँ, जब आप प्रेस कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका ये चेंजेस आपको कहाँ पे दिख रहा है, वैल्यू पे दिख रहा है ना, इमेज मेमोरी के वैल्यू पे दिख रहा है। हाँ, या तो 0 हो रहा है या फिर 1 हो रहा है। हाँ, लेकिन पहले आप 0 था, बाद में पुश करने से 1 हो गया, पहले 1 था 0 हो गया, फिर हाँ, 0 हो गया। यही तो होगा, या तो NC पुश बटन होगा या फिर NO पुश बटन होगा। ये दोनों में से एक ही होगा, या तो ओपन लूप होगा या क्लोज लूप होगा। क्लोज लूप है तो 1 मिलेगा नॉर्मल में, और पुश करने से 0 मिलेगा। ओपन लूप है तो नॉर्मली आपको 0 मिलेगा, पुश करने से 1 मिलेगा। यही तो है ना। तो ये अलग अलग स्टेज को अलग अलग तरीके से रखो। ये तो हो गया फिजिकल स्टेटस से इनपुट इमेज मेमोरी तक, है ना। अब मेमोरी में जो वैल्यू आया कि 0 आता है नॉर्मल स्टेटस पे, कि 0 आता है पुश करने से, उस चीज को समझो। सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि पुश करने से 0 आ रहा है कि पुश करने से 1 आ रहा है। अगर पुश करने से 1 आ रहा है और नॉर्मली वो 0 है, तो मैं जब लिखूंगा, अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि I1 0 हो, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए कि I1 का मतलब पुश करने से आउटपुट आना चाहिए कि पुश नहीं करने से आउटपुट आना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर ये है कि पुश करने से आउटपुट आना चाहिए और पुश करने से अगर 1 मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक फॉर 1। अगर पुश नहीं करने से मेरे को आउटपुट चाहिए और पुश नहीं करने से अगर उसका वैल्यू 0 होता है, तो मैं यहाँ पे चेक फॉर 0 दूंगा I1 का, तब मेरा आउटपुट मिलेगा मुझको, है ना। लेकिन आप जो बोलते हो कि पुश करने से ये चेक फॉर 1 था और ये चेक फॉर 0 हो जाएगा, ये गलत लैंग्वेज है, ये गलत सोच है। तो एक क्लियर का पुश करने से स्कैन मेमोरी का वैल्यू चेंज होगा। NO से उसके NC हो रहा साथ में लॉजिक एग्जीक्यूशन करूंगा। आप वैल्यू को देख के लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपका चेक फॉर 0 कभी भी चेक फॉर 1 नहीं बन सकता है, या चेक फॉर 1 कभी भी चेक फॉर 0 नहीं बन सकता है कि फिजिकल स्टेटस चेंज करने से, है ना। ये तो सिंबल है, मतलब मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख दिया है कि इंस्ट्रक्शन क्या है इसका, कि भाई इसका वैल्यू चेक कर, अगर 1 है तो आगे बढ़, अगर 0 है तो आगे जाने मत दे, नीचे जा। यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इस सिंबल से। अच्छा सर, अब मैं सेकंड थर्ड स्टेज में क्या होगा इस 4 केस के लिए? कौन सा? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अभी PB1 एंड PB2 दोनों को प्रेस किया तो 1 मिला और इसका तो 0 मिला। अब जब यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे कौन सा सिंबल आपने यूज किया है प्रोग्राम में? चेक फॉर 1। चेक फॉर 1, इसका वैल्यू क्या है? 1 है, तो करंट को पास करेगा, देगा। यहाँ पे आया तो इसका वैल्यू क्या है? 1 है, वो भी देगा, करंट को पास करेगा। यहाँ पे आने के बाद I3 का क्या सिंबल है? चेक फॉर 0। इसका वैल्यू क्या है? 0 भी है, 0 है, तो यहाँ पे करंट को पास करेगा और आउटपुट आ जाएगा। जब आउटपुट आया तो करंट इधर से भी फ्लो होना शुरू करेगा, है ना। O2 1 हो गया तो करंट इधर से जा रहा है। अभी जब जा रहा है, तो अभी अगर आप PB1 को छोड़ देते हो, PB1 अगर रिलीज भी कर देते हो, ये अगर 0 हो जाता है, तो इधर से करंट तो पास नहीं करेगा, लेकिन इधर से जाएगा, है ना। तो आउटपुट जलता रहेगा। अब जब आप PB3 को प्रेस करोगे,
जब मैं PB3 को प्रेस कर दूंगा तो जाके क्या होगा कि PB ओपन लूप हो जाएगा। I3 का नहीं क्लोज लूप होगा। हाँ 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 PB3 तो एनो पुश बटन है। हाँ हाँ सर हाँ जब आपने प्रेस किया तो जाके ये क्लोज लूप होगा। हाँ क्लोज लूप होगा तो यहाँ पे 0 की जगह पे इसको वैल्यू मिलेगा 1 राइट। और आपके लॉजिक में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि I3 चेक फॉर 0 हाँ और ये मिल गया आपको वैल्यू 1 तो मिला नहीं, मतलब फॉल्स हो गया आपका स्टेटमेंट। तो करंट को ये पास करने नहीं देगा और O2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब ऑफ हो जाएगा। तो हाँ। I3 दबाने से ऑफ हो रहा है और I1 I2 दबाने से आपका ऑन हो रहा है। यहाँ पे इसीलिए देखो यहाँ पे और एक चीज नोट करो, मैं यहाँ पे फिजिकल पे PB1 PB2 बार बार बोल रहा हूँ है ना। हाँ। और जब मैं इमेज मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे I1 I2 बोल रहा हूँ। हाँ सर ये मुझे क्लियर पता है, वो टर्मिनल से वो रीड करता है। यहाँ पे मैं PB1 PB2 नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। कि हो सकता है कि मेरा PB1 जो है वो मैंने दूसरा चैनल पे लगाया हो। हाँ। मैं अगर उल्टा लगा दूं कि PB1 को 2 नंबर चैनल पे, PB2 को 1 नंबर चैनल पे, तो I1 का वैल्यू कौन सा होगा? PB2 का वैल्यू आएगा। PB2 का वैल्यू होगा, है ना। तो इस चीज को सिर्फ सेग्रीगेट करना सीखो कि जो फील्ड का वैल्यू है वो वैल्यू फील्ड का जो स्टेटस है उससे मेरे इमेज मेमोरी में जो वैल्यू आ रहा है, चैनल का जो वैल्यू आ रहा है 0 वोल्ट या 24 वोल्ट, उसमें मेरा चेंजेस हो रहा है और जो वैल्यू वो स्टोर कर दे रहा है उस चेंजेस के वजह से इमेज मेमोरी में, उसके हिसाब से मेरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो लॉजिक को लिखते वक्त मेरे को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल स्टेटस है, नॉर्मली उस स्टेटस पे इस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, है ना, और फोर्स कंडीशन में उसका वैल्यू क्या होगा। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि फोर्स स्टेट पे मुझको आउटपुट चाहिए कि नॉर्मल स्टेट पे आउटपुट चाहिए। ओके क्लियर सर। ओके, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस? मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम था सर, मैं यूज कर रहा हूँ, आप बोल चुके हैं I1 I2 I3 ऑल आर ओपन, बट मैं यहाँ पर क्लोज क्यों लगा रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था मेरे में। अभी क्लियर हो गया ना? ऑलमोस्ट सर। आपको इस तरीके से आपका बाकी भी प्रोग्राम करने से लगता है क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली, केस 1 केस 2 करके वो सारा प्रोग्राम को आप एक बार करिए, करने से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ट्रूथ टेबल के बिना सर ये करने नहीं मजा आता है, ट्रूथ टेबल करने से। हाँ, ट्रूथ टेबल लिखोगे तो एक एक स्कैन करके जाओगे तो जाके आपको पूरा पेन एंड पेपर में ही पता चल जाएगा कि प्रोग्राम सही हुआ कि गलत हुआ, है ना। और दूसरा चीज तो मैंने आपको सिमुलेटर दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर में डाल के वही लॉजिक लिखो, लिख के देखो कि मैं जब प्रेस कर रहा हूँ तो 1 हो रहा है, 1 हो रहा है तो टॉगल बिट करके देखो, है ना। सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिप फाइल करके बोल रहा है वो, ऐसा कुछ। हाँ, जिप फाइल को आपको ये करना अनजिप करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, या तो WinRAR या फिर WinZip यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है सर? WinRAR बोल के, RAR, ठीक है। अच्छा। वो क्लिक करने से आपको दिखा देगा वो सॉफ्टवेयर चाहिए फिर से, मतलब ये जिप फोल्डर फाइल है ना, जिप फाइल को अनजिप करना है आपको पहले, उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन फाइल में जाके इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलो सर कुछ नोट्स भी देने वाले थे क्या? नोट्स ठीक है, मैं नोट्स आप लोगों को वही ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, और कल का दिन छोड़ देता हूँ मैं, परसों आपका टेस्ट रिलीज कर दूंगा। ओके सर, टेस्ट में कौन से मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सर जो आप पढ़ाए हैं? डेफिनेटली जो भी हमने कवर किया है अभी तक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, उसी के ऊपर ही होगा, जितना सारा कवर किया है उसी के ऊपर होगा। और कितने क्वेश्चन रहेंगे सर? हार्डली 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हाँ, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। क्या 20 कौन बोल रहा है कि कम हो गया कि ज्यादा हो गया? ना सर, ज्यादा हो गया मेरे लिए। अरे नहीं, 20 क्वेश्चंस होंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, बहुत आसान से क्वेश्चंस होंगे,
आपको देने हैं। कब और आपके कब होगा पास एग्जाम? टेस्ट में कल तो ये वीडियो जो आज का वीडियो है वो तो अपलोड होने में टाइम लग जाएगा कल का दिन, क्योंकि यहाँ पे हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जो मैं बोला भी था, वो ही इज फ्रॉम यूएसए एंड क्योंकि वो यूएसए में है तो उनका ड्यूटी टाइम रहता है अभी के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम रहता है, तो वो लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं। सो उनके लिए कल का दिन अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो परसों शायद से टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, टेस्ट आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 डेज के इंटरवल में 3 बार आप अटेम्प्ट करो और फर्स्ट आई होप कि आप पहले अटेम्प्ट में ही आप 90 प्लस ले लो, है ना? सर टेस्ट अगर बाद में दे तो सर चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर लास्ट क्लास में मैं अटेंड नहीं था, तो वीडियो क्या अपलोड हो गया सर? हाँ अपलोड हो गए, सारे वीडियोस अपलोड हो गए। ठीक है, आप देख लेना। और कुछ कंफ्यूजन्स होता है तो आप चैट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू। ठीक है, और मार्च 15 से हमारा जॉब जिम का प्रोग्राम शुरू होगा। आई होप देख रहे हैं एडमिशन चल रहा है, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर रहेगा। और ऑनलाइन मोड के लिए मतलब जो 45,000 का कोर्स होता है जॉब जिम का, यू नीड टू पे ओनली 15,000 रुपीज। ठीक है, और उसमें हम क्या कवर करेंगे, हम लोग पूरा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कवर करेंगे और आपका पूरा ऑटोमेशन कवर करेंगे, डीसीएस स्काडा और आपका पीएलसी में जैसे आरएस लॉजिक्स का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है, उसमें एनालॉग कंट्रोल्स नहीं किया हमने। एनालॉग कंट्रोल करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल करेंगे, हम पूरे के पूरे पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट जो बॉयलर का इंटरलॉक्स होते हैं, टरबाइन का इंटरलॉक्स होते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। और जब आप रियल टाइम इंटरलॉक्स करेंगे तो आई होप कि ये जो थोड़े छोटे मोटे कंफ्यूजन है वो सब नहीं रहेंगे फिर। एंड वी विल बी डूइंग दिस पार्ट, क्या कहते हैं इसको, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जैसे आपका लेडर ड्राइंग हो जाता है इलेक्ट्रिकल में, P2P होता है, SLD होता है, तो क्या है, फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत बढ़िया से देखेंगे, कंट्रोल वाल्व को देखेंगे पूरा का, PID कंट्रोल देखेंगे कि कंट्रोल वाल्व फील्ड में कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैलिब्रेट कैसे करना है, उसको PLC से कैसे अटैच करना है, वहां पे सेटिंग्स कैसे करने हैं कंट्रोल वाल्व के। ठीक है, SOV का कनेक्शन। So everything will be I hope it is very 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 cheap for and anybody can afford it. Only we have made it only rupees 15,000. How many classes per week? उसमें तो क्लासेस थोड़े देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन पे मिनिमम 4 to 5 क्लासेस होंगे पर वीक। 4 to 5 क्लासेस? या अरे बाप रे, अटेंड करना मुश्किल हो ड्यूरेशन जाएगा। कितना होगा इसका? सर क्लासेस कम कीजिए। नहीं, चीजें बहुत ज्यादा है सुदीप जी, अटेंड करना becomes very difficult for people who are on the travel. हाँ वो होता है, बट उसमें क्या है कि आवर्स बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, 1 आवर रहेगा, 45 मिनट्स 1 आवर का प्रोग्राम रहेगा। Yes, Friday, Saturday, Sunday is okay, but Monday to Thursday it becomes really difficult. हाँ एग्जैक्टली, बट क्या है ना कि चीजें बहुत ज्यादा है, उसको अगर तो थोड़ा ट्रिम करो ना उसको। सर हमको समय चाहिए, इतना लोड मैं नहीं ले सकता। नहीं, देखो लोड बढ़ने का मतलब नहीं है, जैसे अभी क्या है, अभी आपने चीजों को समझना शुरू किया है, ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो लोड कम होगा, ऐसा नहीं है कि लोड बढ़ेगा। और चीजें वही चीजें जो लंबा कोर्स होता है उसमें एक ही चीज को कम से कम 50 बार रिपीट करता है, अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया, जो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि ये यहाँ पे एक बार ऐसी ले रहे हैं, वहां पे एनो ले रहे हैं, क्या बात है, क्यों ले रहे हैं, तो वही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और सुदीप जी उसमें आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि क्लासेस बड़े छोटे क्लासेस होते हैं, 1 आवर मैक्सिमम। ठीक है, 1 hour, 1 hour, 1.5 hour का दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इज टू गो एंड अटेंड, बिकॉज क्या होता है कि रिकॉर्डिंग मिलेगा ना। आप कैसे प्लान किया हुआ वैसे? हमनी 4 क्लासेस पर वीक? हाँ 4 क्लासेस पर वीक। ठीक है, तो कितना गैप चलेगा ये? मानिए 2 क्लास लिए, फिर एक दिन का गैप देंगे, फिर 2 क्लास लिए, फिर से आपको गैप मिलेगा, तो वीकेंड में आपको सैटरडे संडे का क्लास रख लेंगे वीकेंड में, सो दैट वर्किंग प्रोफेशनल्स का ये हो जाए, आसानी हो जाए। और 2 दिन वीकेंड में थोड़ा लंबा कर लेते हैं, नहीं तो नहीं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द ड्यूरेशन?
total program का the total program will be approximately 100 hours plus. 100 hours, तो कितना महीना होगा वो? इसमें काफी ज्यादा चीजें इंक्लूडेड है और मैं स्किप करना नहीं चाहता हूँ। क्या होता है स्किप का बात नहीं है कि स्किप If you keep it for Saturdays and Sundays, थोड़ा स्किप नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप देखिए सुदीप जी को भी मैं बोलता हूँ कि आपका जो क्लासेस मानिए आपका वीकडेज में पड़ जाता है, ठीक है, और आप ड्यूटी के वजह से नहीं कर पाए, बाद में एक बार बैठ के, ज्यादा नहीं 1 घंटे का वीडियो होगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5x में देख लीजिए। आपको समझना है, जानना है चीजों को, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे। अभी आपको थोड़े ना चाहिए कि आप लैडर लॉजिक लिखेंगे, आपको लैडर लॉजिक लिखना नहीं है, आपको सिर्फ उनका ओवरऑल समरी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपका मेन के जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप कहीं पे बैठ जाए तो अगला बंदा अगर आपसे 2 सवाल करे तो आप उसको 3 सवाल उल्टा कर सके। तो आपको वो चाहिए कि आप उसको समझा सके, टेक्निकली आप बात कर सके। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी। मुझे ये आप जो कर रहे हैं जो स्कैडा इस चीज में मुझे इतना समझ नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये आप जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं ये भी क्या पीएलसी का जैसा ही होगा? एग्जैक्टली उसी का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है। अभी तक हमने पीएलसी का जो सीखा है ना, इसको बोलेंगे 0.1%, ठीक है। ये तो ट्रेलर था मूवी का। हाँ, ये सिर्फ एक 0.1% है। अभी तक हमने कहाँ एनालॉग को देखा है, अभी तक हमने कहाँ पीआईडी कंट्रोल देखा है, मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन किया ही नहीं है पीएलसी में, कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, डाटा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ किए हो। सिर्फ लेडर को I1 लिख देने से थोड़ी ना पीएलसी पकड़ लेगा कि I1 है। तो कंट्रोल जैसे मॉड्यूल्स को ऐड करना, मॉड्यूल्स को कॉन्फ़िगर करना, तो ये सारी चीजें आती है। एंड ओनली पीएलसी क्या नहीं है, जैसे आप फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जानोगे तो सिर्फ पीएलसी जान के भी आपको फायदा है नहीं। ओवरऑल आइडिया अगर चाहिए तो आपको कंट्रोल वाल्व, मानिए एक कंट्रोल वाल्व दे देता हूँ आज आपको, पीएलसी समझ गए ना, मैंने आपको दे दिया एक कंट्रोल वाल्व लगाओ और इसको इंस्टॉल कर दो भाई फील्ड में। तो अभी इंस्टॉलेशन आप कंट्रोल वाल्व लेके उठा के गए, आप पाइपलाइन के सामने जाके क्या करोगे उसको कि यहाँ पे क्या लगाना है, फ्लैंज लगाना है, कैसे इसको ये करना है। आपको काट के लगाना नहीं है, वो तो फिटर काट के लगाएगा। आपको सिर्फ ओवरऑल वहां पे खड़ा होके देखना है कि भाई एक काम करो, इतना साइज का लगेगा, इस साइज से इतना ये गैस्केट लगाओ, ऐसा कर दो। अब कंट्रोल वाल्व उसने इंस्टॉल कर दिया, पकड़ लो, फिटर ने कर दिया आपका। अभी आपका रोल ये है कि कंट्रोल वाल्व से जो पीएलसी तक जो केबल जाएगा वो कौन सा केबल होना चाहिए, और ये तो आपका कंट्रोल वाल्व क्या है, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व होगा। इन जनरल 99% हम लोग न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना, सो न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व होगा। तो यह तो हवा का दबाव से, एयर प्रेशर से खुलेगा या फिर बंद होगा। अगर न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है, आपका जो कंट्रोलर है वो सिग्नल दे रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर पे, और आप वहां पे कंट्रोल कर रहे हो एयर को, तो कैसे कंट्रोल हो रहा है भाई? कंट्रोलर से क्या आ रहा है, 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल आ रहा है, और कंट्रोल वाल्व जो खुल रहा है बंद हो रहा है, वो खुल रहा है बंद हो रहा है आपका एयर प्रेशर से। तो आपको बीच में एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं I2P कन्वर्टर, मतलब करंट टू न्यूमेटिक कन्वर्टर, जो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को 0.2 to 1 kg प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो ये जो चीजें हैं, बीच बीच का छोटा छोटा चीजें, एयर कंट्रोल रिले और कंसेप्चुअल चीजें, वो सब नहीं कराने से ना मुझको मजा नहीं आता है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं पे एक वैक्यूम रह जाता है, और आपको लगता है कि सब समझ भी रहे हैं और फिर कुछ समझ भी नहीं रहे। ये वैक्यूम को अगर मिटाना है अंदर में, जो एयर बबल्स बन जाते हैं कहीं कहीं पे, वो वैक्यूम को मिटाने से वो थोरो क्लासेस अटेंड करना चाहिए, तब जाके वो कंसेप्चुअली बात करेंगे। काफी सारे लेक्चर्स होंगे और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में, ठीक है। रिजवान के लिए तो एकदम मस्त है। फिर रिजवान एकदम बांग्लादेश गवर्नर के ऑफिस में चला जाएगा, हाथ में ये लेके कि भाई इंडिया वालों को नहीं, हमको चाहिए, हमको, हम प्रोजेक्ट लेंगे, हम करेंगे, है ना रिजवान?
इंशाल्लाह। चलिए, इसी के साथ इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा आप लोगों को, और आप लोगों से आगे भी मुलाकात होगी, ठीक है। एंड बाय बाय फ्रॉम माय साइड। गुड नाइट एवरीबॉडी। Thank you. Good night. सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।